लिंकेज के प्रकार बता। संलग्नता के प्रकार कौन कौन सी बता, इतना टाइम थोड़ी अपने पास, बता। हाँ भाई नेक्स्ट। हाँ बता, क्या अंतर है दोनों, कंप्लीट लिंकेज क्या है? एग्जाम्पल बता। ड्रोसोफिला, कौन सा ड्रोसोफिला? और मादा मधुमक्खी और नर डायनासोर, सब बोल दे। एग्जाम्पल बता। अपूर्ण संलग्नता बता। अपूर्ण में मतलब, अरे हाँ खड़ा हो, खड़ा हो जा। अपूर्ण संलग्नता और पूर्ण संलग्नता में क्या अंतर है? क्या 100% होती है? हैं? हाँ आ जाओ आ जाओ, रुको यही है, इसी जगह पे। बहुत बढ़िया, कितना क्यूट लग रहा है, बताओ। सूट है क्यूट है। ये बता बेटा, अपूर्ण संलग्नता क्या है? पहली बार ही आया क्या? तो इस बैच में क्यों आया है? बीच में एब्सेंट हो गया था, क्यों बेटा? घर चला गया था कितने दिन के लिए? साफ मामला। अब हो जाएगा, अब रेगुलर आएगा। क्यों गया था बता, सही कर। ऐसे ही मजे लेने। क्या नाम है तेरा? हाँ भाई बता। पूर्ण संलग्नता, पूर्ण संलग्नता और पूर्ण संलग्नता में अंतर बता। जीनों को जैसा रूल है वैसा का वैसा ही। ये कैसे परिभाषा दे रहा है यार? पूर्ण संलग्नता, ओए बात मत करे, आता ज्यादा कुछ है नहीं, बातें करवा लो। उसे तो संलग्नता कहते हैं। पूर्ण संलग्नता क्या है भाई? संलग्न जीनों का साथ साथ जाना अगली पीढ़ी में क्या है? जीनों का एक साथ जाना ही तो संलग्नता है। पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता में क्या अंतर है? जब अंदर जाके खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। हाँ भाई, अपूर्ण संलग्नता और पूर्ण संलग्नता में क्या अंतर है? अपूर्ण में कुछ दिन रह जाते, हो जाते ही नहीं कभी, मैं तो यही नाचूंगा, अगली पीढ़ी में क्यों जाऊंगा। एग्जाम्पल बता पूर्ण संलग्नता के। अपनी जगह पे खड़ा हो जा, जाके जा। हाँ, पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता के, नहीं सॉरी, पूर्ण संलग्नता के वो होता है एग्जाम्पल। एक और है, बहुत बड़े। क्या नाम है तेरा? लेट क्यों आई है? जा बैठ जा जाके। हाँ भाई, तू बता बेटा, तू बता क्रॉसिंग ओवर और संलग्नता में क्या संबंध है? ये समानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं, दोनों का कोई संबंध नहीं है। पूछा ही नहीं है चीज तो मैंने। संबंध बताओ। ओए लीचड़े, समानुपाती है व्युत्क्रमानुपाती है? जगह पे जा खड़े हो जाओ बेटा, अंदर आ। हाँ, व्युत्क्रमानुपाती है, क्यों? वेरी गुड। क्या नाम बेटा तेरा? सूरज। कहाँ से है? लेट क्यों आया है? कौन आ गया था? बाबू का? फिर बोला नहीं थे 7-5 पे क्लास में होने चाहिए सारे लोग। कहाँ जा रहा है ओए लीचड़े? इसमें अच्छा। अच्छा उस क्लास का है वो। हाँ बेटा, लेट क्यों आया फिर? जा, हाँ आ जा। ऐसे स्वागत करूंगा बेटा जो लेट आएंगे ना मेरी क्लास में। सिस और ट्रांस व्यवस्था पढ़ाई थी संलग्न जीनों की, बता क्या होती है? क्या नाम है तेरा? हैं? योगेश। बता तो। जा खड़ा हो जा जगह पे जाके।
हाँ भाई बता। डूंगरपुर। तब बस तू ही तो डूंगरपुर का। डूंगरपुर का ही तो है तू। एक ही बात है। बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो। कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा ये बताओ। ये मैं डेली अच्छा लगवाऊंगा। मेरी क्लास कभी भी हो सकती है, तुम्हें पता ही है। लीचड़ा आदमी हूं मैं तुम्हारी तरह। तुम अगर लीचड़े हो तो मैं महा लीचड़ा हूं। तुम अगर दुष्ट हो तो मैं महादुष्ट हूं। और तुम नीच हो तो मैं महानीच। तो बेटा कभी भी क्लास हो सकती है, और मेरी क्लास में मेरा पढ़ा हुआ सब कुछ आना चाहिए। और दूसरा है जो लेट लतीफ है, लाला मुन्ना, आज तो तू थोड़ा सा और लेट आ गया है। थोड़ा पहले आ जाता ना तो गया। छोड़ रहा हूं अभी तो तू अकेला छोड़ा है। ठीक है बेटा। तो लेट लतीफ आना छोड़ो। आ ही रहे हैं, अभी तो रुक ही नहीं रहे। तेरी तो फीस जमा हो गई थी ना, फिर क्यों लेट आ रहा है? रुक यहीं, यहीं रुक। रुक। इसमें मत देखे, मेरी तरफ देख। तू बता। जीनों के मध्य की दूरी के साथ संलग्नता का क्या संबंध है? मान ले जीनों के मध्य की दूरी बढ़ रही है तो संलग्नता के साथ क्या होगा? बढ़ेगी? मैं नहीं बता रहा। लीचड़ा। हाँ भाई ठीक है। तो पूरा याद होना चाहिए, मैं डेली पूछूंगा। सब कुछ जितनी जेनेटिक्स पढ़ा दी वो पूरी याद होनी चाहिए। नहीं मैं लपेट दूंगा, वरना आओ ही मत क्लास में। फीस वापस मांग लो, मर जाओ कहीं जाके। ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा क्या? तुम बेटा हमें तभी याद रहोगे जब तुम थोड़ा आओगे। नहीं आओगे तो हम भूल जाते हैं, बहुत बच्चे हैं। समझ रहे हो? हाँ तो कृपा उन पर ही बरसती है फिर हमारी, जो आते हैं। अरे है ना। अब बेटा क्लास में ही नहीं आओगे, पढ़ोगे ही नहीं, तो फिर हम भी क्या कर लेंगे? तुम्हारा कुछ कर पाएंगे क्या? फिर मतलब ही नहीं, हमारे विद्यार्थी नहीं रह जाते हो आप। आओगे, बातें मानोगे, पढ़ोगे तो ठीक है, चीजें आगे समझ में आती चली जाएंगी। तो जितनी जेनेटिक्स पढ़ा दी उतनी आपको याद होनी चाहिए, जो भी सब्जेक्ट आपकी चल रही है। बोलो कर लोगे? आज तो मैं बस खड़ा करके बिठा दिया है। मैं पूरी क्लास में बेटा खड़े ही रखूंगा, याद रखना। पीछे और खड़ा कर दूंगा, बाकी पीछे वाले बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो फिर। समझ रहे हो? पागल आदमी देखो, तुम्हें पता ही है बेटा, खोपड़ी खराब हो रखी है, ऐसी हो जाती है ना। और फिर तुम ऐसे कर दे तो सुबह सुबह तो फिर मूड और खराब हो जाता है। तो बेटा अपनी क्लास में जितना पढ़ा दिया उतना रटा हुआ होना चाहिए। तुम मर जाओ, बस जाओ, खोपड़ी उल्टी करके पढ़ो, मुझे नहीं पता, पूरी रात जाग हो जाए। क्लियर है? मैं लठ और लेके आऊंगा, कैमरा बंद कर दूंगा सारे, पहले कैमरा तोड़ूंगा फिर तुम्हें तोड़ूंगा। बोलो राधे राधे। ये तो अपने हाथ में कभी बंद करवा देंगे। अरे बोलो ना। हाँ बेटा लपेट दिए जाओगे नहीं पड़ के आए तो। चलिए कहां तक हो गया था बताओ मुझे। संलग्नता के प्रकार हो गए थे। वो लिख लिया था कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। लिखो नोट डाल के। बता तो दिया था क्रॉसिंग ओवर मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा? 50%। और संलग्नता मिनिमम कितनी हो सकती है? 50%। लिखो क्रॉसिंग ओवर कभी भी, क्रॉसिंग ओवर कभी भी, क्रॉसिंग ओवर कभी भी, क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% से, क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% से अधिक, क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% से अधिक नहीं हो सकता। क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% से अधिक नहीं हो सकता। क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% से अधिक नहीं हो सकता। लिख दिया बेटा? जीनों के मध्य की दूरी सेंटीमॉर्गन में मापते, लिख लिया था। क्वेश्चन लिखा दिया था क्या तुम्हें? कहां से आ रहे हो बेटा? अंदर आओ। क्या नाम है तेरा? लेट क्यों आया है? फीस जमा करा रहा था? फिर तू बता बेटा, अच्छा लगता है कैसे लेट आते हैं? तो नहीं लगता ना? तुझे तो लगता होगा, मुझे नहीं लगता। है ना बेटा? तो आदत सुधार ले।
15 मिनट पहले उठ जा, उठ जाएगा ना विनोद? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, क्यों लेट आए? लेट तो हो गया, मुझे पता है। इसके साथ तो नहीं रहता तू आजकल? बीकानेर का है क्या? बस यही कृपा अटक रही है बेटा तेरी। इनके साथ मतलब छोड़ दे इनका साथ, ये खुद ही लेट आते हैं। 2 दिन है ये। हाँ जी, लीचड़े डेली लेट आ रहा है, तू ये आता ही नहीं है। आता है वो, कहाँ रह गया तीसरा तुम्हारा साथी? आ रहा है वो, और लेट आएगा। कहाँ का है बीकानेर में तू? सी डूंगरगढ़ का, बहुत बढ़िया। बैठो। सुन, पूरी बीकानेर को खराब कर देगा क्या? गिर गया था? कौन ये? कोई और गिर गया था? अच्छा, बहुत बढ़िया। तगड़े आदमी है यार तुम। चलो लिखो। लिख लिया बेटा? क्वेश्चन लिख ही लिया था। अब हेडिंग डालो। देखो हेडिंग क्या डालो, सुनो मेरी बात। 3 प्रकार के लक्षण होते हैं। कितने प्रकार के? लेट क्यों आ रहा है? लेट क्यों आ रहा है? बस बस निकल गई थी? ये तो कह रहा कोई मैं गिर गया था रास्ते में, वो उठा रहा था मुझे, मैं गिर गया था। हैं? ये अलग आए, तू अलग आया है। ये तो कह रहा था कि वही गिर गया था, उसको उठाता रह गया था। अभी सीढ़ियों पे फिर गिर गया, रात को ज्यादा दारू पी ली थी। तेरा दोस्त कह के गया है अभी? लाइव देख रहा था? अच्छा। अरे ये आज हो रहा है 7:20 हो गई है। कल से 7:05 के बाद क्लास में एंट्री बंद। ये स्कूल बना रखा है नॉन सरकारी। आजा, गेट बंद कर दे, ऊपर से कुंडी लगा दे। कुंडी ये लगी है। चलो अब देखो बेटा, लक्षण होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक तो होते हैं लिंग सहलग्न लक्षण। कौन से बेटा? लिंग सहलग्न लक्षण। एक होते हैं लिंग सीमित लक्षण। कौन से? लिंग सीमित लक्षण। और एक होते हैं लिंग प्रभावित लक्षण, है ना? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर। लिंग सहलग्न, लिंग सीमित, लिंग प्रभावित। कितने प्रकार के लक्षण हो गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कौन सा? लिंग सहलग्न लक्षण। एक चीज याद कर लो, नाम तो तीनों में ही लिंग आ रहा है, लेकिन जो लिंग सहलग्न लक्षण है उनके जीन केवल लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। बाकी लिंग सीमित और लिंग प्रभावित जो दोनों है उनके कायिक गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, मतलब अलिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। क्या समझ में आया? 3 प्रकार के लिंग से जुड़े हुए लक्षण है, लिंग सहलग्न, लिंग सीमित, लिंग प्रभावित। लिंग सहलग्न लक्षणों के जीन तो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाएंगे, जबकि लिंग सीमित और लिंग प्रभावित के लिंग गुणसूत्रों पर नहीं पाए जाएंगे, अलिंग गुणसूत्रों पर पाए जाएंगे, भले ही इनके नाम में लिंग है। बोलो राधे राधे। समझ में आया कि नहीं आया? कितने प्रकार के लक्षण है? अरे बोलो। तो हेडिंग डालो 3 प्रकार के लक्षण। ऐसी डालनी हेडिंग। देखो 3 प्रकार के लक्षण। हेडिंग डालो 3 प्रकार के लक्षण। 3 प्रकार के लक्षण। 3 प्रकार के लक्षण डाली हेडिंग। उसमें लिखो बेटा लिंग सहलग्न लक्षण। लिंग सहलग्न लक्षण, लिंग सीमित लक्षण, लिंग प्रभावित लक्षण। लिंग सहलग्न लक्षण, लिंग सीमित लक्षण और लिंग प्रभावित लक्षण। लिंग सहलग्न लक्षण, लिंग सीमित लक्षण और लिंग प्रभावित लक्षण। हेडिंग डालो बेटा लिंग सहलग्न लक्षण। लिंग सहलग्न लक्षण तीनों लिख के फिर हेडिंग डालो। सबसे पहले कौन से लक्षण पढ़ेंगे बेटा? लिंग सहलग्न लक्षण। बीपीओ पूछते नहीं है क्या तुमसे क्लास में? नहीं पूछे तो मैं बोलूंगा पूछे, क्योंकि तुम हो गए हो लीचड़। पहले बच्चे ऐसे आते थे जो खुद पढ़ते थे,
आजकल बच्चे ऐसे आते हैं जो जबरदस्ती भी नहीं पढ़ना चाहते। मजाक की बात नहीं है। जनरेशन बिगड़ती जा रही है बेटा, और बिगाड़ने वाला है इंस्टाग्राम रील। तेरी प्यानी प्यानी तो आँखियां, ये वाली चीजें बेटा रील चलती है ना, ये बिगाड़ रही है तुम्हें, जनरेशन खराब कर दी। तुम छोड़ो, वो बच्चे आ रहे हैं ना 2-2 साल के, वो खराब हो गए सही में। हम जब बेटे 7वीं 8वीं क्लास में आ गए थे तब तक हमारी चीजें समझ में नहीं आई थी, हम पागल से हुआ करते थे। आजकल बच्चे यार सारी चीजों को जानते पैदा होते ही, सारी, हाँ सब पता है उनको, सिस्टम पूरा। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते होते 8वीं क्लास पास कर ली थी, ये फर्क है। अरे बोलो। तो ये बेटा समय से पहले ज्यादा चीजें जानकारी हो ना, ये भी नुकसानदायक है। समय पर ही चीजें पता चले तो ज्यादा बढ़िया रहता है, बोलो है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो हेडिंग डालो क्या, लिंग संलग्न लक्षण, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे, क्या लिखोगे? सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। और ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है बेटा सेक्स लिंकेज। क्या कहलाती है? सेक्स लिंकेज, और हिंदी में लिंग सहलग्नता। लिंग सहलग्नता क्या कहलाती है? लिंग सहलग्नता क्या कहलाती है बेटा? लिंग सहलग्नता। लिख लिया? अब सुनो, ऐसे लक्षण जिनके जीन, अब गुणसूत्रों का पता है कितने प्रकार के गुणसूत्र हैं इंसान में या किसी भी जानवर में? 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं बेटा, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। कौन कौन से? लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। जैसे इंसान में बात करूं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं टोटल। ओए बीकानेरी, कितने जोड़ी गुणसूत्र हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं, जिनमें से 22 जोड़ी तो हैं अलिंग गुणसूत्र। 23 जोड़ी में से कितने क्या है? अलिंग गुणसूत्र। और 1 जोड़ी क्या है? लिंग गुणसूत्र। मतलब 46 में से कितने लिंग गुणसूत्र हैं? लिंग 2, कह दो 2 लिंग गुणसूत्र है, और 44 क्या है? 22 जोड़ी का मतलब 44 होता है कि नहीं होता? बोलो। तो बेटा जैसे नर की बात करें तो नर में कौन कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? एक्स और वाई। और मादा में एक्स एक्स होते हैं कि नहीं होते? नर में कौन कौन से? एक्स वाई, और मादा में एक्स एक्स होते हैं। तो कोई लक्षण है, मान लो किसी की आंखों का रंग है, उसकी आंखों के रंग का लक्षण का जो जीन है ना, अरे गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, तो जीन गुणसूत्र पर होता है कि नहीं होता? मान लो किसी लक्षण का जो जीन है लिंग गुणसूत्र पर है, एक्स गुणसूत्र पर पाया जा रहा है साहब। मान ले कि इसकी क्या, अपने आंखों का रंग का जीन, मुंह फाड़ ले तो पहले मक्खी घुस जाएगी। अपने आंखों के रंग का जो जीन है ये मान लो कहां पाया जा रहा है? एक्स गुणसूत्र पर। तो अगली पीढ़ी में वो कौन से गुणसूत्र के साथ जा रहा है? एक्स गुणसूत्र के साथ। एक्स गुणसूत्र पर पाया जा रहा है तो किसके साथ जाएगा? एक्स गुणसूत्र के साथ। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसकी वंशागति किसके साथ हो रही है? एक्स गुणसूत्र के साथ। तो वो एक्स सहलग्न लक्षण हो गया कि नहीं हो गया? मान लो कानों पे बाल आते, इसको हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। इंसानों में आते कि नहीं आते? इसका जीन होता है वाई गुणसूत्र पर, तो इसकी वंशागति कौन सा गुणसूत्र करेगा? वाई। तो ये वाला लक्षण केवल किस में देखा जाता है? नर में देखा जाता है, क्योंकि वाई गुणसूत्र केवल किस में? नर में। अरे बोलो, कुछ समझ में आया? तो समझना, ऐसे लक्षण जिनके जीन किस पे? लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ऐसे लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं उन लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। ऐसे जीनों को लिंग सहलग्न जीन कहते हैं, एवं इस प्रक्रिया को लिंग सहलग्नता कहते हैं। अरे बोलो। देखो, जब किसी लक्षण के की जीन जब किसी लक्षण 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 की जीन
लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होती है। जब किसी लक्षण की जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होती है तो जब किसी लक्षण की जीन लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होती है तो ऐसी जीन लिंग संलग्न जीन कहलाती है। तो ऐसी जीन लिंग संलग्न जीन कहलाती है। तो ऐसी जीन क्या कहलाती है बेटा? लिंग संलग्न जीन कहलाती है। तो ऐसी जीन लिंग संलग्न जीन कहलाती है तथा लक्षण लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। 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 तथा लिंग गुणसूत्रों के साथ इनकी वंशागति 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 लिंग संलग्नता कहलाती है। तथा लिंग गुणसूत्रों के साथ इनकी वंशागति लिंग संलग्नता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? लिंग संलग्न। लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? एक्स और कौन कौन से होते हैं बेटा? मादा में कौन कौन से? और नर में? अरे होते हैं कि नहीं होते? अब मान लो मैं कह रहा हूं कि भाई किसी पर भी हो, एक्स पर हो जीन, वाई पर हो, तो वो क्या कहलाएगी? लिंग संलग्न जीन कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? और उनकी वंशागति लिंग संलग्नता कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कुछ समझ में भी आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक कॉन्सेप्ट पहले जीरो से चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी ये चीजें क्लियर होंगी। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि गुणसूत्र के अंदर क्या होता है? डीएनए। हाथ हटा बेटा। गुणसूत्र के अंदर डीएनए के अंदर डीएनए के अंदर आरएनए। कौन था ये आरएनए वाला? लीचड़े। गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। ये तो सबको बता चुका हूं, नए हो पुराने हो। गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर तो बेटा जब कोई जीन लिंग गुणसूत्र पर है तो लिंग गुणसूत्र कितने प्रकार के? दो, एक्स और। तो मान लो कोई जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर है तो उसकी वंशागति कौन से गुणसूत्र के साथ होगी? एक्स के साथ। तो उसे एक्स संलग्न जीन कह देंगे कि नहीं कह देंगे? और इस प्रक्रिया को एक्स संलग्नता कह देंगे कि नहीं कह देंगे? और कोई जीन की वंशागति वाई गुणसूत्र के साथ है तो वाई संलग्नता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लिखो, लिंग गुणसूत्र एक्स वाई, एक्स कोमा वाई, मादा में एक्स एक्स, नर में वाई वाई। लिख लिया? चले क्या आगे? अरे चले क्या? अब अपन इसमें पहले नंबर पे क्या पढ़ लेंगे? एक्स संलग्न दो प्रकार के लक्षण हो जाएंगे। अपन अभी पढ़ रहे हैं लिंग संलग्न लक्षण। एक्स वाले तो एक्स संलग्न हो जाएंगे और वाई वाले हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो हेडिंग डालो इसी के अंदर, ए डाल के लिख लो एक्स संलग्न लक्षण, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्स संलग्नता। तो एक्स संलग्नता एक प्रकार की लिंग संलग्नता थोड़े ही है। एक्स संलग्नता लिंग संलग्नता है क्या? है? लिंग संलग्नता थोड़ी है, नहीं है ना? है। एक्स संलग्नता लिंग संलग्नता का ही प्रकार है क्या? बोलो। देख लो कितनी देर लगी तुम्हें प्रोसेस करने में, जान क्या कह रहा हूं मैंने, क्या कह दिया? प्रकार ही तो पढ़ा रहा हूं लिंग संलग्नता के। कौन सा प्रकार है? पहला एक्स संलग्नता। अरे बोलो ना।
तो लिंग संलग्नता के प्रकार है एक्स संलग्न लक्षण और वाई संलग्न लक्षण। समझ में आ रहा है? अब एक्स संलग्न लक्षण कौन से होंगे? जिनकी वंशागति एक्स गुणसूत्र के साथ लिखो, ऐसे लक्षण जिनके जीन ऐसे लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र द्वारा ऐसे लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र द्वारा ऐसे लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र द्वारा वंशागत होते हैं ऐसे लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र द्वारा वंशागत होते हैं ऐसे लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र द्वारा क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्स संलग्न लक्षण कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? बोलो। अब इसका एग्जाम्पल बताता हूं, लिखना बंद करो, समझो इधर। पहला एग्जाम्पल है बेटा कौन? हीमोफीलिया। कौन सा रोग है बेटा? हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? एक्स संलग्नता के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। हीमोफीलिया को याद रखना ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। लिखना बंद करो, इधर समझो। हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है बेटा? ब्लीडर्स डिजीज, ठीक है। ब्लीडर्स डिजीज का मतलब क्या है? ब्लीडिंग रुक नहीं रही। ब्लीडर्स डिजीज का मतलब क्या है? जो ये रोगी है उसके अंदर ब्लीडिंग रुक नहीं रही, मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। कैसे? मान लो कोई चोट लग गई छोटी सी, है ना, छोटी सी चोट लगी, कैसे बेटा? तो उसमें से खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो भाई कायदा तो ये 2-4-5 मिनट बाद में खून का बहना बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि रक्त का थक्का बन जाता है। अरे बोलो, रक्त का थक्का बन जाएगा तो खून का बहना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन भाई साहब रक्त का थक्का बन ही नहीं रहा, छोटी सी चोट लगी और रुक ही नहीं रहा। उसे कह रहा रुक जा भाई, नहीं रुकूंगा। कौन कह रहा है? खून। कौन कह रहा है बेटा? तो थक्का नहीं बनता इसमें। इस रोग के अंदर क्या होता है? रोगी में कोई चोट लगने के बाद में खून का थक्का, जिसके कारण बहुत ज्यादा खून बहने से उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो इस रोग को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। इसीलिए ब्लीडर डिजीज है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता? रक्त का थक्का बनता है क्या? रक्त का थक्का नहीं बनता। समझ में आया? किसका थक्का नहीं बनता? बोलो राधे राधे। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब है बेटा, इसी का दूसरा नाम होता है रॉयल डिजीज। कौन सी डिजीज? रॉयल डिजीज। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रोग है ना, क्वीन विक्टोरिया का नाम सुना है? क्वीन रानी विक्टोरिया के परिवार में ये रोग पाया जाता है। ये रोग कहां पाया जाता है? रानी विक्टोरिया के परिवार में। और रानी विक्टोरिया खुद इसकी वाहक थी। देखो, मादा है इस रोग की रोगी नहीं हो सकती है, किसी भी स्थिति में मादा इस रोग की रोगी नहीं हो सकती है। केवल क्या हो सकती है? वाह। क्यों नहीं रोगी हो सकती है वो अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि भैया लिंग गुणसूत्रों का खेल है कि नहीं, और नर मादा में लिंग गुणसूत्र अलग अलग है कि नहीं, तो रोग का प्रदर्शन भी अलग अलग होगा कि नहीं होगा? समझ लेंगे, चलो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, ये जो हीमोफीलिया है 3 प्रकार का होता है ना। ये चीज तो समझ में आ गया, रक्त का थक्का बनता है कि नहीं बनता? हीमोफीलिया कितने प्रकार का होता है बेटा? पूछो कौन कौन सा होता है सर? पूछो कौन कौन सा होता है, अच्छे से पूछो। अभी बताऊंगा बेटा कौन कौन सा होता है। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया। समझ में आया बेटा? कौन कौन सा? ए बी। बोलो राधे राधे। अब देखो, पूछो साहब रक्त का थक्का नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा? पूछो, ऐसे पूछो क्यों नहीं बन रहा। मैं बताऊंगा क्यों नहीं बन रहा। देखो बेटा सुनो, होता क्या है, रक्त का थक्का बनाने के लिए 13 प्रकार के रक्त कारकों की आवश्यकता होती है। नीनी आ रही बेटा? गुड मॉर्निंग। राधे राधे। श्याम मिला दे, दाऊजी का भैया, कृष्ण का नहीं है। नीनी आ रही बेटा? पानी पानी पिला दे, पानी पिलाओ बच्चे को। बहुत बढ़िया। सोना नहीं है बेटा। देखो, नींद तो किसको नहीं आती, मुझे भी आती है। तो वह ऐसा मन करता है जब आता हूँ तुम्हारी क्लास लेने से पहले 6 बजे, मेरे मेरे पुरखे भी नहीं जगे 6 बजे, पर जगना पड़ता है तुम्हारे लिए। ए यार, कौन माता बच्ची करे, पर नहीं,
एक बार उठ जाओ तुम, फिर मजे ही मजे। 5 मिनट का आलस आता है कि नहीं आता? और फिर देखो दुनिया कितनी खूबसूरत है। नशा छोड़ो, हमारे साथ चलो, देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। अरे है कि नहीं? सुबह सुबह 5 मिनट का आलस है। लेकिन रात को लेट नहीं सोना चाहिए बेटा। कितने बजे सोते, पढ़ते हो क्या रात को तुम? एक लीचड़ नहीं है तुम में से जो 10-11 बजे के बाद पढ़ता हो? है कोई लीचड़ा? 11 तक पढ़ लेते हो? मेरे साथ क्या दिक्कत थी, जब मैं कोटा में पढ़ा करता था, देखो पढ़ा मैं कोटा में हूं ढंग से। डिग्री में हम पढ़ते थे, एग्जाम की डेट आती थी 1 महीने पहले, तब से 1-1.5 महीने पहले डिग्री में भी मेरे जो बिस्तर गद्दर सब नीचे आ जाते थे जमीन में, कि अब अपने को संन्यास लेना है, पढ़ना है। तो जमीन में ही पढ़ते थे, वहीं सोता था, वहीं। तो मतलब 2 महीने की, महीने 1.5 महीने तो एग्जाम चलते ही थे, और सेकंड ईयर में तो 64 दिन एग्जाम चले थे लगातार, दे प्रैक्टिकल दे एग्जाम। लास्ट में तो ये हालत होगी, दे आएंगे कल जाके, जो होगा देख लेंगे। तो इस टाइप से पेपर चला करते थे पहले। दूसरा पैटर्न था, आजकल तो दूसरा आ गया है। तो बेटा कुल मिला के पढ़ाई के लिए क्या है, मेरा ये होता था कि रात को 1 बजे तक पढ़वा लो, 2 बजे तक पढ़वा लो। 2 से ज्यादा वैसे कभी पढ़ा नहीं जीवन में, ऐसे ही मैं तुक्का मार दूं तो बात अलग है, कभी एक आध बार तुक्का लग गया हो। और सुबह जगने में मौत आती थी। कोई मेरे से बोले ना 5 बजे जग के पढ़ ले, हमसे ना हो पाएगा, मृत्यु दान दे दीजिए। सुबह उठ के कौन कौन पढ़ता तुम में से? कहते जूते जैसा। मैं पढ़, तो ये इतना लेट आता तो सुबह उठता तो। अब मान लिया, मैंने मान लिया तू पढ़ता, और इसके अलावा और कौन पढ़ता है? कोई है? अगर बेटा ऐसा कोई है तो तुम इंसान नहीं हो, तुम परमात्मा का अंश हो। इंसान के बस की बात नहीं है। मैं उठा, कई बार उठने की मैंने कोशिश की, मैं 5 बजे भी उठा, पर मैं उठ के सो गया, पढ़ते पढ़ते सो गया, कुर्सी पर सो गया। समझ रहे हो ना? तो ये मतलब ऐसे लगता था, मैं सुबह उठ के पढ़ता था कि यार ये कोई जिंदगी है, इससे बेहतर तो मौत है। हाँ, तो ये भी होता है। चलो कोई ना, पर तुम्हारी आदत है, अगर 5 बजे उठ सकते हो, आप 4 बजे उठ सकते हो, तो बेटा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शेड्यूल बनाया है तुम्हारा घर वालों ने। अरे है कि नहीं? तो कुल मिला के ये बात है बेटा, पर पढ़ लिया करो रात को 11-12। ऐसा जो कहते हैं ना कि सुबह उठ के ही पढ़ाई होती है, गधे हैं वो। कभी नहीं भाई, अपना अपना शरीर है यार। मेरे से सुबह नहीं होती थी, मैं मान ले 5 बजे उठ गया, और उठ के मैंने नींद में पढ़ रहा हूँ, उठ गया, मुंह धो के आ गया, फिर 5 मिनट पढ़ लिया, फिर नींद आ गई। तो मैंने सुबह 5 से लेके पूरा टाइम बर्बाद कर दिया, ना मैं सोया ना मैं पढ़ा। मेरा तो समय बर्बाद हो गया ना, मेरी नींद ही पूरी हो जाती इससे। तो नींद पूरा करना भी एक बहुत बड़ा वो है, एक कला बेटा। तो मेरा तो समय बर्बाद हो गया, मैं हुई नहीं दिन वाला सुबह वाला, मैं तो रात वाला हूँ, रात को पढ़ाई होती है मेरे से। अरे बोलो। हाँ तो बेटा इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है जो कहते हैं कि वही पढ़ाई होती है। बेटा जब तुम्हारा मन लग रहा है तब पढ़ाई होती है, ये जो दिमाग में बिठा लो, जब तुम्हारा मन लग गया तब पढ़ाई होती है। ना दिन में होती है, ना रात में होती है, ना सुबह होती है, पढ़ाई होती है जब तुम्हारा मन लग जाता है ना। कॉन्सेप्ट है बेटा जीवन का। तो सुबह रात ये वाली चीजें छोड़ो, जब तुम पढ़ सकते हो तब पढ़ो। चाहे तुम्हें लग रहा है कि मैं क्लास में मास्टर के पढ़ाते पढ़ाते साथ में पढ़ सकता हूं, यही याद कर सकता हूं, मास्टर चीज को कॉपी में लिखा रहा है, लिखने के साथ साथ में याद कर सकता हूं, ये भी पढ़ाई है। किसी किसी को ये पता होती है ये वाली कला, कि भाई मास्टर लिखा रहा है उसको मैं समझ समझ के लिखूं, मास्टर जो कह रहा है इसको मैं ढंग से सुनूं। इससे अच्छी तो कोई पढ़ाई नहीं है, तुम घर जाके कर ही नहीं सकते हो। ये हर किसी के समझ में नहीं आएगी मैं क्या बोल रहा हूं, साइकोलॉजिकल चीज है। मेरे पढ़ाने के साथ साथ अगर तुम पढ़ना सीख जाओ ना, तो इससे बेहतर कोई पढ़ाई नहीं, ना सुबह की ना शाम। मतलब मैं बोल रहा हूं उसको तुम अच्छे से सुना, उसको अच्छे से समझ समझ के जब मैं लिखा रहा हूं, बाकी बच्चे हैं ठीक है बोल ही तो रहा है, कहीं दिमाग और घूमता रहता है, बोलता हूं उसके अनुसार लिखते रहते। तो कई बच्चे होते हैं कि भाई जो बोल रहा है उसको समझ भी रहे और लिख भी रहे, इससे बढ़िया पढ़ाई है ही नहीं, घर जाके जोर ही नहीं आएगा। अरे है ना, ऐसे हाथ रखने से नहीं बनता पर मन। है ना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही बेटा कितने प्रकार की है हीमोफीलिया? ABC। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए फिजियोलॉजी में मैं आपको 13 प्रकार के रक्त कारक बताऊंगा। कितने प्रकार के? ठीक है ना। उनमें से अगर 8वें रक्त कारक की कमी हो जाए,
एक की भी कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। 13 में से एक भी कम हो गया तो ब्लड की क्लोटिंग होगी क्या? नहीं होगी। तो हीमोफीलिया ए में रक्त कारक कौन की कमी हो जाती है बेटा? 8 की कमी हो जाती है कि नहीं हो जाती? अरे बोलो। बी में रक्त कारक 9 की कमी हो जाती है और सी में रक्त कारक 11 की कमी हो जाती है। समझ में आ गया? 8, 9, 11। अरे है ना? यहां तक कोई कंफ्यूजन? कितने प्रकार का है? कौन कौन सा? ए बी और ब्लड कारक 8, 9। अब इसकी वंशागति पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं बेटा? क्या पढ़ लेते हैं? वंशागति। इसकी वंशागति में एक चीज ध्यान रखना, इसमें क्या सारे आनुवांशिक रोग अप्रभावी जीन के कारण होते हैं। तभी क्या लाइन बोल रहा हूं मैं? सीधे बैठो सभी, ये हाथ रख के बैठो, तुम्हें नींद आ रही है बेटा, सीधे बैठेंगे। परेड, इंकलाब। बताओ बेटा क्या कह रहा हूं मैं? कि सभी आनुवांशिक रोग अप्रभावी जीन के कारण होते हैं। ये लाइन याद रख लेना। क्या बोला मैं? सभी आनुवांशिक रोग। अरे रुक, कहां से आ रहा है महिपाल? बस छूट गई थी। कहां से आता है? जगतपुरा से कौन सा नंबर आती है? छूटी नहीं, तू लेट ही पहुंचा। छूटती थोड़ी है, बस झूठ बोल रहा है। तो अब तो आया ही क्यों फिर? मेरी तो क्लास हो गई 2 घंटे की, तुझे क्या पता? मुझे ही नहीं पता अभी तो बेटा सभी आनुवांशिक रोग कौन से? बेटा आज आज हो रहा है ये, कल से मैं 7-5 के बाद किसी को एंट्री नहीं दूंगा। सभी आनुवांशिक रोग अप्रभावी जीन के कारण होते। सभी आनुवांशिक रोग कौन से जीन के कारण होते हैं? तुम्हारी किस्मत खराब मान लो या सही मान लो कि मैं रेगुलर नहीं आता हूं, नहीं तुम्हारी शकल में जूते दे देख सुधार दूं सबकी। अच्छी किस्मत मान लो या बुरी मान लो, तुम्हारे ऊपर है। अच्छी इसलिए बेटा तुम्हारी बच रहे हो तुम अभी, बुरी इसलिए कि गलत बच रहे हो, बचना नहीं था। ठीक है? नहीं, जूते दे देख मारूं तुम्हें मैं, भगवान कसम। 7-5 के बाद कोई नहीं आएगा और पूरी जेनेटिक्स याद करके आएंगे कल। सबसे पूछूंगा, आज तो मैंने कुछ से पूछा, एक एक बच्चे से पूछूंगा। ठीक है? और मैं आज देख लूंगा कौन कौन नहीं आएगा कल, ये भी देख लूंगा, उनके घर फोन करवा दूंगा। ये मत सोचना कि हमारे बापू का नंबर नहीं निकलेगा, घर वालों का नंबर नहीं निकलेगा। बेटा मैं ली चढ़ाऊं, निकाल लूंगा। कब निकाल लूंगा मैं? पशुपालन ही तो, ज्यादा बच्चे थोड़ी है, कॉलेज ज्यादा थोड़ी है। अपने शिवालय का नाम सारे कॉलेज वाले जानते हैं तुम्हारे। कॉलेज में से सारा डेटा निकलवा लेंगे तुम्हारा। ये मत समझना हम कोई वो अंडर कवर एजेंट है हम। है ना बेटा? तो घर फोन करवा दूंगा कल ही में। ठीक है? और जिनका मुझे लगेगा अगले, अब देखो तुम्हारे बेटा वो लाड़ प्यार पुचकार चुम्मा तुम्हारे दे दिए जो देना था तुमको। चुम्मा ही था बेटा ये, हेलो मेरा बेटा फीस जमा करा दी, बहुत बढ़िया बेटा, ये हो गया। फीसें तुम्हारी जमा हो गई है, लाड़ प्यार पुचकार तुम्हारा खत्म हो चुका है, अब तुम्हारी रगड़ाई शुरू होगी। ठीक है? और रगड़ाई किसको कहते हैं? शाम वाले बैच में तुम्हारे अगर जानकार हो जो जिनकी फिजियोलॉजी चल रही है अभी, उनसे पूछ लेना। ठीक है? हाँ, वो पुचकारी बेटा शुरू शुरू में चलती है हमारी, और तुम्हारा पुचकारी जो एरा था वो खत्म हो चुका है। अब मैं लठ लेके आऊंगा। ठीक है? अरे बोलो। कल पूरी जेनेटिक्स याद चाहिए जितनी हो गई जिसकी, वो वाला भी मत भूल जाना। वो वाला पोर्शन तो सबका हो गया है, डीएनए आरएनए वाला हो गया ना सारा। जेनेटिक कोड तक तो तुम्हारा भी हो गया नए वालों का। हाँ, तो बेटा मैं कल रगड़ दूंगा। क्या कह रहा है? कोई दिक्कत, जहां तक हो गया वहां तक तो कर लाएगा, और ये वाला पोर्शन तो कर लाएगा। बाकी जो पुराना बैच है वो सारा पढ़ के आएंगे। तो सभी आनुवंशिक रोग कौन से जीन के कारण होते हैं? अप्रभावी जीन के कारण होते हैं। ये मान लो ये इनकी कोई, अगर ये प्रभावी जीन के कारण होते तो बताओ अच्छा होता बुरा होता? ये अप्रभावी जीन के कारण होते हैं आनुवंशिक रोग सब।
अगर ये गलती से प्रभावी जीन के कारण होता तो हमारे लिए अच्छा होता या बुरा होता? अच्छा होता। लगे ऐसा रहा है कि साहब प्रभावी तो और ज्यादा हमारे अंदर दिक्कत करता कि नहीं करता, पर ऐसा नहीं है। अगर ये गलती से प्रभावी जीन के कारण होते तो बेटा ये रोग ही नहीं होते। समझना, देखो समझना, देख समझ। कैपिटल टी, अगर ये मान ले अभी इनमें से कौन रोगी है, अभी अप्रभावी जीन के कारण ये रोग हो रहा है, तो इन तीनों में से कौन सा रोगी है? भाई अप्रभावी जीन तो इसी स्थिति में प्रदर्शित होगा, स्मॉल टी वाला। बोलो, अप्रभावी जीन केवल कौन सी स्थिति में प्रकट होगा? स्मॉल टी। क्योंकि अप्रभावी यहां तो कौन प्रकट होगा? कैपिटल टी। क्या हो रहा है ये, यहां कौन प्रकट होगा बेटा? कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी क्या है? प्रभावी। यहां भी कौन प्रकट होगा? कैपिटल टी। स्मॉल टी केवल यहीं तो प्रकट होगा। स्मॉल टी केवल कहां प्रकट होगा? यहां प्रकट होगा, क्योंकि अप्रभावी जीन केवल समयुग्मजीय अवस्था में खुद को प्रकट करता है। विषमयुग्मजीय में तो प्रभावी जीन प्रकट करता है ना, कैपिटल टी प्रकट करेगा, यहाँ पर स्मॉल टी खुद को प्रकट ही नहीं कर पाएगा। तो ये रोग केवल अभी यहाँ हो रहा है, स्मॉल टी वाली अवस्था में ही तो हो रहा है अभी ये रोग। अब मान लो ये प्रभावी जीन के कारण होता, अगर ये रोग किसके कारण होता? और प्रभावी जीन मतलब कैपिटल टी, अप्रभावी जीन मतलब स्मॉल टी। स्मॉल टी कहां प्रकट कर रहा है अपने आप को? स्मॉल टी में पादप बोना हो रहा था कि नहीं हो रहा था? अभी तो यहां पर रोगी है। अगर ये रोग कैपिटल टी के कारण होता तो ये रोगी होता या सामान्य? अगर ये रोग कैपिटल टी के कारण होता तो ये रोगी होता या सामान्य? अगर ये रोग कैपिटल टी के कारण होता तो ये सामान्य होता। तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। देखो दोबारा समझो, कैपिटल टी लंबा था, किसकी चली थी? कैपिटल टी की। कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या होता है? किसकी चलती है? स्मॉल टी क्या होता है? किसकी चलती है? किसकी चलती है बेटा? ये चीज समझ में आएगी नहीं आई? स्मॉल टी क्या है? प्रभावी है अप्रभावी? अप्रभावी है तभी केवल यहां चली, अप्रभावी है तभी केवल कहां चली? स्मॉल टी है प्रभावी तभी तो केवल यहां चली। यहां किसकी चली? कैपिटल टी की, क्योंकि पादप कैसा हुआ? लंबा हुआ। तो कैपिटल टी क्या है? प्रभावी। स्मॉल टी क्या है? स्मॉल टी है प्रभावी है तभी तो स्मॉल टी की इस जगह पर नहीं चल रही। किसकी चल रही है? कैपिटल टी की चल रही है। ये पादप कैसा होता है? लंबा। किसकी चली? कैपिटल टी प्रभावी है तभी यहां पर कैपिटल टी की चल रही है और स्मॉल टी की नहीं चल रही। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। तो आनुवांशिक रोग कौन से जीन के कारण होते हैं? तो इन तीनों में से कौन सी स्थिति में रोगी होगा? भाई अप्रभावी जीन तो स्मॉल टी में प्रकट हो रहा है, तो रोगी कौन होगा? स्मॉल टी वाला। बोलो, क्लियर है ना? मान लो यही रोग अगर प्रभावी जीन के कारण होता तो ये रोगी होता क्या? नहीं होता। ये होता। भाई प्रभावी मतलब कैपिटल टी, और कैपिटल टी यहां पर प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये रोगी नहीं होता। और ये रोगी नहीं होता क्या? ये भी रोगी होता। ये भी रोगी और ये भी रोगी, दोनों मर जाते कि नहीं मर जाते? तो इनके साथ में कैपिटल टी मर जाता कि नहीं मर जाता? बोलो भाई, अगर ये रोग कैपिटल टी के कारण होता तो ये भी मर गया और ये भी मर गया, जिंदा कौन है? और इसमें रोग करने वाला कैपिटल टी है क्या? रोग का जीन भी मर गया कि नहीं मर गया? रोग भी मर गया। तो अगर एक के अंदर हुआ उसके साथ में रोग मर गया, तो हमारी जनसंख्या में रोग मिलेगा क्या? जीन मर चुका है उसका उस आदमी के साथ में ही, तो रोग जनसंख्या में मिलेगा ही नहीं। इसीलिए आनुवंशिक रोग किसके कारण होते हैं? नहीं समझ में आया तो भाड़ में जाने दो। ये लाइन समझ में आ गई? जिनके समझ में आ गया उनको मुबारक, नहीं आया उनको भी मुबारक। इतना समझ लेना कि आनुवंशिक रोग कौन से जीन के कारण होते हैं? अप्रभावी जीन के कारण। प्रभावी जीन के कारण होते तो वो जनसंख्या से क्या हो जाते? विलुप्त हो जाते। तो बेटा हमारा जो ये कौन सा हीमोफीलिया है, कौन है? हीमोफीलिया है। ये भी किसके कारण होता है? अप्रभावी। और इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर होता है या वाई गुणसूत्र पर? अभी अभी अपने एक्स संलग्नता ही तो पढ़ रहे हैं, तो किस पर होता है? एक्स पर।
तो अप्रभावी एक्स संलग्न जीन के कारण, ये रोग किसके कारण होता है? अप्रभावी एक्स संलग्न जीन के कारण होता है कि नहीं होता? अब इसकी बात अपन नर में अलग करेंगे और मादा में। मादा में कौन कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? एक्स, एक्स, इसी को 3 बार लिख रहा हूं। नर में एक्स, इसको 2 बार लिख रहा हूं। क्लियर है? वही कैपिटल टी स्मॉल टी की तरह समझना। यहां पे मैं कैपिटल एच और स्मॉल एच ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? कैपिटल एच और स्मॉल एच। तो कैपिटल टी मतलब कैपिटल एच, कैपिटल एच प्रभावी, प्रभावी कैपिटल एच मतलब प्रभावी हो गया, प्रभावी, प्रभावी कैपिटल एच प्रभावी, अप्रभावी कैपिटल टी स्मॉल टी की तरह लिख दिया है। और यहां स्मॉल एच, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने मादा के अंदर 3 अपन बोले कि कंडीशन बना दिए। कौन कौन सी? कैपिटल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच, स्मॉल एच। बना दी कि नहीं बना दी? और ये रोग किससे होता है? प्रभावी जीन या अप्रभावी जीन के कारण? तो ये तो प्रभावी, प्रभावी है। तो ये मादा रोगी होगी या सामान्य होगी? क्या होगी? क्लियर है? कैपिटल एच स्मॉल एच बताओ, रोगी या सामान्य? क्योंकि यहां पर किसकी चलेगी? कैपिटल एच की। और ये रोग किससे होता है? स्मॉल एच से। रोग तो अप्रभावी जीन के कारण हो रहा है ना, और अप्रभावी कौन है? स्मॉल एच। तो स्मॉल एच की चलेगी क्या? किसकी चलेगी? ये मादा कैसी हो जाएगी? लेकिन इसके जो बच्चे होंगे उनके अंदर स्मॉल एच जा सकता है कि नहीं जा सकता? बोलो। इनके जो बच्चे होंगे 1 घंटे 2 घंटे बताना, उससे पूछ। अरे भाई इसके अंदर स्मॉल एच है कि नहीं? तो स्मॉल एच अगली पीढ़ी में जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो ये अपने बच्चों को बीमार बना सकती है कि नहीं बना सकती? तो ये सामान्य के साथ में क्या है? ये रानी विक्टोरिया थी, खुद में तो कोई रोग नहीं था, लेकिन वो रोग के लिए क्या थी? वाह। अगली पीढ़ी में बच्चे तो बीमार हो सकते ना स्मॉल एच की वजह से, खुद में प्रकट होगा नहीं क्योंकि किसने दबा दिया? कैपिटल एच ने। ये रोग तो अप्रभावी जीन के कारण होता है, अप्रभावी अकेला प्रकट क्योंकि प्रभावी ने उसको दबा दिया। दबा दिया भाई, किसने दबा दिया? कैपिटल एच ने दबा दिया। किसको दबा दिया? बहुत। यहां बताओ दबेगा क्या? अप्रभावी स्मॉल टी वाली कंडीशन है। अप्रभावी तो दूसरा वाला अप्रभावी आते ही अरे साहब अपनी चलेगी अब तो चलेगी नहीं चलेगी बेटा? तो ये वाली मादा कैसी होगी? ये वाली मादा कैसी होगी? रोगी मतलब हीमोफिलिक होगी कि नहीं होगी? इसके हीमोफीलिया होगा कि नहीं होगा? लेकिन मैंने एक बात बोली थी कि हीमोफीलिया के लिए तो मादा कभी रोगी, ये तो रोगी हो रही है। तो मैं बेवकूफ बना रहा हूं? फीस वापस मांग सकते हो इस बात पे बेटा? बोलो मांग सकते हो कि नहीं मांग सकते? लेकिन बेटा मिलेगी क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे अपन, फीस क्यों देंगे वापस? अरे बोलो है कि नहीं बेटा? तो सुनना, सुनो, कौन कौन बच्चे हैं जो ये कैलकुलेशन लगाते हैं कि ये कोचिंग वाला कितना कमाते हैं? सब लगाते होंगे ना बेटा? हम भी लगाते थे है ना? बहुत बढ़िया से लगाया करो, बढ़िया दिमाग बनता है इससे, बढ़िया वाला, है ना? हाँ लगाया करो, ऐसे मजा आता है। हम तो चाय की थड़ी पे बैठ के लगाने लग जाते थे, इसकी डेली इतनी चाय बिकी गुणा 5, ठीक है, दूध लाया इतना, 2 घंटे तुम माइनस कर दिया। नहीं लगाते? कितने बच्चे जो कोचिंग का हिसाब लगाते हैं बहुत। सबके लगा लेते हो? लगाया करो बेटा, लड़के ज्यादा लगा, लड़कियों को मतलब हमें क्या करना है सर? हमें तो अपनी एक्चुअली सर हमें पढ़ाई लिखाई से मतलब होता है, हमें फालतू चीजों से। सर आप कितना भी कमाइए, कोचिंग वाले कितना कमाए, हमें क्या फर्क पड़ेगा सर? हमें तो लास्ट में पढ़ के यहाँ से जाना, हमें कौन सी कोचिंग चलानी है? लड़कों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ये क्या है क्या नहीं, इनको बस कैलकुलेशन चाहिए कि हाँ बहुत कमा रहे हैं बहुत बढ़िया, है ना? 20 के हिसाब से जोड़ दिया होगा, बहुत बढ़िया। एवरेज लगा दिए होंगे छोरे, एवरेज भी लगा देते हैं, चल ठीक है
किसी के 25, किसी के 26, किसी के 24, किसी के कोई जानकार आ जाता होगा तो फ्री में भी ले लेते होंगे। एवरेज 20 पे सेट करके कर दो, है लौंडे लौंडे होते हैं। लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता कितना भी कमाओ, सर भाड़ में जाओ ना, एक्चुअली हमें क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा ये मादा क्या है, ये मादा रोगी है, लेकिन मैं कह रहा था कि मादा कभी हीमोफीलिया के रोगी। देखो बेटा होता क्या है, मान लो ये रोगी है, पैदा हो गई, पैदा तो हो ही सकती है, इसके लिए माँ वाहक होनी चाहिए और बाप को बताऊंगा मैं रोगी होना पड़ेगा, तब ये आएगी। चलो आ गई जबरदस्ती, भाई ये रोगी अपन ने पैदा करवा दी। तो होता क्या है बेटा, जैसे ही 10, 11, 12 साल की उम्र होगी तो इंसान में क्या आता है, मीनार्ड्स। क्या बोलते हैं, मीनार्ड्स। मीनार्ड्स मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होती है। देखो प्राइमेट्स में तो चलती है, फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन है ये, स्तनधारी के अंदर दो प्रकार की कैटेगरी है, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में आता है इंसान, बंदर, लंगूर, चिंपांजी, अपने जैसे जो है ना। हाँ, दो हाथ ऊपर करके, और इंसान, इंसान से तो पहचान सकते हो कौन कौन इंसान जैसा है, अरे है कि नहीं। तो बंदर और ये सारे हमारी कैटेगरी में आ जाते हैं, चिंपांजी और ये, ठीक है ना, गोरिल्ला, ये सब अपनी कैटेगरी के अपने भाई हैं, ज्यादा पुराने नहीं है अपने से ये, ठीक है ना। अरे बोलो। हाँ, तो इनमें क्या है बेटा, इन सब में और हमारे अंदर चलती है मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की। जैसे इंसान में अलग अलग, जानवर में अलग अलग हो सकती है, ह्यूमन में 28 डेज की होती है। फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल, नाम क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, रज चक्र, मासिक चक्र, मासिक धर्म, कुछ बोल सकते हैं अपन, है ना। बाकी नॉन प्राइमेट्स में जो हमारे पेशेंट ने सारे, है ना, रूमिनेंट्स ले लो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता ले लो, गधा ले लो, सुअर ले लो, ऊंट ले लो, इन सारे जानवर ये सब नॉन प्राइमेट्स है। इनके अंदर चलती है ईस्ट्रस साइकिल। कौन सी चलती है बेटा, रज चक्र। कौन सा चक्र, हर बार पूछ लेता है कि इसके ईस्ट्रस साइकिल का टाइम कितना होता है, क्या होता है, बता देते हो। भेड़ में कितना होता है, भेड़ में 17 दिन, बकरी में 20 से 21 दिन, बाकी सब में लगभग 21 दिन, और ऊंटनी में 23 दिन। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। और कुतियाम चलता है 6 महीने का। कितने महीने का, कौन सी फेज एब्सेंट होगी क्या कहीं नहीं तुम्हारी, चलो फिर इतना क्यों पूछूं मैं, अरे है ना। तो इसमें जब जैसी 10-12 साल की फीमेल होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्स्ट 5 डेज में होती है ब्लीडिंग। क्या होती है बेटा, ब्लीडिंग। उसमें क्या होता है, जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम होती है, उसकी जो ऊपरी लेयर होती है वो टूट टूट के उसके टिश्यू बाहर आते हैं। जब लेयर टूटेगी तो ब्लड वेसल्स टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी, तो ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी। और जब ब्लीडिंग होगी तो बेटा क्लॉटिंग होना जरूरी है कि नहीं, यहाँ पर थक्का बनना जरूरी है कि नहीं। और ये तो हीमोफिलिक है ये मादा, तो इसमें धक्का बनेगा क्या, तो पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही इसकी क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, अगर पहले कोई चोट ना लगी होगी तो। समझ में आ रहा है ना। तो भाई चोट लगे मत लगे, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चलेगी, अरे तो नेचुरल है कि नहीं। तो इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर बेटा, डेथ हो जाएगी। तो इसमें अपन क्या लिख देंगे, प्रथम मासिक चक्र के दौरान क्या हो जाएगी बेटा, इसकी डेथ हो जाएगी। बोलो। अब इसमें देखो दो ही कंडीशन बनती है, इसका जीन वाई पर मिलता है क्या, है? अरे हीमोफीलिया का जीन एक्स पे मिलता है या वाई पे। इसमें यस सर कैसे बोल रही बेटा तू, मैंने क्या बोली, एक चीज कहां बोली, ये बोली केवल किस पे मिलेगा, वाई पर। तो इसमें दो ही कंडीशन बनती है, कैपिटल एच, वाई से लेना देना। तो ये नर कैसा होगा, ये नर कैसा होगा, और ये नर कैसा होगा, वाहक नहीं है ये क्या है, क्योंकि स्मॉल एच को दबाने वाला कैपिटल एच यहां तो था, लेकिन यहां है क्या, तो खुद को प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। तो नर या तो सामान्य या वाहक नहीं। तो यहां पे तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो गई मिलने की। इसका मां से आएगा बाप से आएगा, स्मॉल एच, बोलो, बाप से आएगा ना मां से, कौन कौन है माँ वाले, माँ से आएगा कौन कौन है, इसका स्मॉल एच बेटे के अंदर माँ से आएगा कौन कौन है, बाप से आएगा कौन कौन है, दोनों से आएगा स्मॉल एच। बेटा केवल और केवल किससे आएगा, माँ से, बाप से तो वाई आता है।
लड़कों के अंदर वाई कहां से आया है? अपना सोच लो ना, अपने अंदर दो ही तो एक्स वाई है, तो वाई बापू से आता है और एक्स कहां से आता है? मां से। लड़कों में वाई तो बाप से बेटे में, बेटे से पोते में, पोते से सड़ पोते में, ने वो वाई अपने परदादे दद्दू का है। नर के अंदर वाई दद्दू पद्दू सबका है ना समझ रहे हो ना? वाई चलता जाता जनरेशन टू जनरेशन, लड़के 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 लड़के, लड़की में थोड़ी जाता है भाई। तो नर में वाई कहां से आता है? नर में वाई कहां से आता है? बाप से। और एक्स कहां से आता है? और ये हीमोफीलिया का जीन कौन से उस पर है? एक्स पर है कि नहीं? तो कहां से आएगा? कहां से आएगा? और माँ हीमोफिलिक तो मिलती नहीं है, मर जाती है। रिप्रोडक्टिव मदर हीमोफिलिक मिलेगी क्या? बच्चे पैदा करने लायक कहां बेचारी पहले ही उसमें मर गई कि नहीं मर गई? तो वाहक मां से। ये जो लौंडा बीमार हुआ है इसकी वाहक मां की। विक्टोरिया का बेटा हीमोफिलिक है, क्वीन विक्टोरिया का बेटा खुद क्या है पता नहीं, मर गया नहीं मरा, पर वो क्या है, वाहक नहीं होता मां कभी भी, बेटा कभी भी वाहक नहीं होगा, रोगी है। एक स्मॉल एच आते ही रोगी हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, लिखो बेटा।
लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? बोलो ना। चले, चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा ये पहला एग्जांपल हो गया, एक्स संलग्नता का क्या? हीमोफीलिया। दूसरा एग्जांपल आता है वर्णांधता। क्या आता है? जिसको अपन क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं बेटा? कलर ब्लाइंडनेस। सुनो इधर। ओए, किसका दूसरा एग्जांपल है बेटा ये? एक्स संलग्नता का दूसरा एग्जांपल है कौन सा? वर्णांधता। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें क्या होता है? अंधता है, वर्ण, वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब रंग। कलर के लिए इसके अंदर ब्लाइंडनेस है। देखो ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, पहले ही आपको क्लियर कर दूं, जानलेवा बीमारी नहीं, नॉर्मल सी बीमारी है कि भाई इंसान को रंगों के बीच में विभेदन नहीं कर पाएगा, रंगों के बीच में अंतर नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 3 रंग लिख दिए, एक लाइन ये खींची, ठीक है, एक लाइन ये खींची और एक लाइन ये, जिनको इन तीनों लाइन के बीच में अंतर नहीं पता चल रहा, लाइन लाइन दिख रही है, रंग के बीच में अंतर नहीं पता चल रहा, वो कलर ब्लाइंड है। उस तुम में से भी 2-4 हो सकते हैं। ईमानदारी से बताओ किस किस को लाइनों के बीच में, रंगों के बीच में अंतर नहीं दिख रहा? कोई बताएगा नहीं, नहीं भी दिख रहा होगा तो। देखो ये सामान्य बीमारी है। देखो हमारे बीच में से 1-2 तो 100% मिल जाएंगे, ठीक है ना, वो बताए नहीं भले ही, पर 1-2 ऐसे लोग हैं जिनको इन रंगों के बीच में अंतर नहीं पता चला। कौन कौन से रंग छापे मैंने? नीला, लाल और हरा। जिन्होंने जवाब नहीं दिया वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है बेटा, 3 रंग थे कि नहीं थे? तो रंगों के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। तो आर्मी के जितने भी, आर्मी, पैरामिलिट्री, 2n-1 में कौन सी स्थिति होगी? मोनोसोमी, मोनोप्लॉइडी। मोनोसोमी होगी बेटा। मोनोप्लॉइडी सही किसने मान लिया? टेस्ट में सही माना था? नहीं, ऑनलाइन में हो सकता है गलत हो गया हो, सुधरवा देंगे। मोनोसोमी याद रखना बेटा। तो जितने भी आर्मी मतलब मिलिट्री और पैरा मिलिट्री की जॉब है, पुलिस तक में, आपको अगर वर्णांध हो तो आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, वर्णांधता का टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। वो उसपे पूरे कलर के नंबर लिखे होते हैं और पहचान बताते, बता कितना लिखा हुआ है, तुमने पहचान दिया भाई ये है, फिर उस पेन से ऐसे फेरवाते ले इस पे लाइन पे। मैंने दिया है कलर ब्लाइंड का टेस्ट, इसलिए मुझे पता है। बीएसएफ में मेडिकल देने गया था तो उस दौरान ये करवाया था, ऐसे लाइन खिंचवाई थी पूरी, तो मैंने फेर दिया था। उस दिन पता लगा कि मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूँ। अरे बोलो बेटा, है कि नहीं? तो ये चीज है बेटा, ठीक है, ये रोग है, इसके अंदर किसके बीच में अंतर नहीं पता चलेगा? रंगों के बीच में। बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं आती। और जो एमबीबीएस करते हैं वो पीजी सर्जरी से नहीं कर सकते, कलर ब्लाइंड होते हैं सर्जरी से। अब वो आर्टरी की जगह वेन काट दी तो रंग का रोल है कि नहीं? ऐसे आर्मी में बोला कि नीले वाले को मार दे, लाल वाले को मार दिया तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो इसलिए बेटा कलर ब्लाइंड को नहीं लिया जाता। बाकी अपने तो नॉर्मल जीवन यापन में इनको कोई समस्या नहीं होती। क्लियर है बेटा? तो वर्णांधता की अपन बात करें तो कलर के बीच में बेटा, रंगों के बीच में क्या नहीं कर पाते? ये रंगों में विभेदन कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते?
देखो सुनना, रेटिना होती है आंख के अंदर जो तंत्रिकीय परत है, नर्वस लेयर है, उसका नाम क्या है? रेटिना। इमेज कहां बनती है? रेटिना पे। इमेज रेटिना पे बनती है उल्टी, और ब्रेन उसको सीधा करके बताता है हाँ भाई अब ये उल्टा बना है मेरी रेटिना में। कैसे बन रहा है ये? उल्टा। इसको सीधा मेरे ब्रेन ने किया है। हाँ, सीधा किसने किया है बेटा? ब्रेन ने किया है। और कह रहा है कि हाँ भाई ये तेरा दीनदयाल बैठा हुआ है व्हाइट शर्ट पहन के, काले काले चक्कों वाला। अरे बोलो, ब्रेन ने सीधा किया है कि नहीं किया? तो रेटिना पर इमेज बनती है, और रेटिना में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? दो प्रकार की। एक तो होती है बेटा रॉड सेल्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं? सलाका कोशिका। क्या बोलते हैं? और दूसरी होती है बेटा कौन सी? कोन सेल्स। कौन सी होती है? और इनको अपन बोलते हैं कौन सी कोशिका? अरे कौन सी कोशिका? रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल और कोन सेल, सलाका और शंकु। सलाका और शंकु। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अब समझना, एक तो अंधेरे में दिखाती है और एक उजाले में। जब आप अंधेरे में बैठे हो मान लो, ठीक है ना, नहीं पहले तुम धूप में घूम रहे हो, मैं बताऊंगा ना कहाँ घूम रहे हो, तुम्हें थोड़ी पता है कहाँ घूम रहे हो बेटा। धूप निकल रही है भयंकर वाली दोपहरी में, और अचानक से भाई बाहर से आ रहे हो क्लास के अंदर, और क्लास में अंधेरा है, तो अचानक से आंखें अरे यार चकाचौंध हो जाती कि नहीं हो जाती? होती कि नहीं होती? कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि बेटा धूप में देखने के लिए कौन सेल काम आती है, और उजाले में क्या आती है? रॉड सेल। तो अभी तुम्हारी आंखों में कौन सेल बनी हुई है? कौन सी बनी हुई है? कौन सेल। शंकु कोशिकाएं बनी हुई जो आपको उजाले में दिखा रही थी। अंधेरे में आए हो तो थोड़ा सा देर लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा क्या बनने में? रॉड सेल बनने में। इतनी देर आपको दिखाई नहीं देता। जब रॉड बन जाती है तो आपको अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग जाता है। अब तुम सो रहे हो, आंखों में क्या बन गई? रॉड सेल। अंधेरा ही तो रखा है, अचानक से कोई लाइट जला दे और जग जा जग जा, तुम आंखें आंखें बंद नहीं हो जाती? अरे यार बंद कर दे। बोलो होता है कि नहीं होता? क्योंकि आंखों में क्या बनी हुई है? रॉड। और उजाले में क्या चाहिए? कौन। तो प्रोसेस में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा? तो अंधेरे में रॉड पकड़ के चलोगे कि नहीं चलोगे? अंधेरे में चलने के लिए क्या चाहिए? रॉड। तो रॉड किस में काम करती है बेटा? अरे बोलो ना, ओ बोलो। और ये उजाले में, और बेटा रंग विभेदन का काम भी कौन करती है? मतलब अरे रंग उजाले में तो दिखेंगे, अंधेरे में तो सब काला काला है। अरे बोलो, अरे है कि नहीं? तो बेटा उजाले में रंग विभेदन में भी, जैसे मान लो हाँ क्या हुआ बेटा? एक्सपेरिमेंट करके देख रही है मान लो बेटा ये अलग अलग रंग में देख पा रहा हूं, तो इसके लिए मेरी आंखों में अलग अलग कोण है। नीले वाला अलग कोण, लाल वाला अलग कोण, हरे वाला अलग कोण। मेन 3 कोण होते हैं, बाकी रंग इन रंगों से मिलके तो बने हुए हैं, सुना होगा आपने। अरे बोलो, हरा नीला लाल, इन 3 रंग से बाकी रंगों की उत्पत्ति हुई है, ऐसे कहा जाता है। तो मेन इन 3 रंगों में विभेदन नहीं कर पाता है, तो इनमें नहीं कर पाएगा तो बाकी रंगों में कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर क्या होती है बेटा? वर्णांधता होती है। अरे बोलो, क्लियर है? क्योंकि रंग विभेदन क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों? क्या नहीं बन पा रही इसके अंदर? कोन सेल। क्योंकि कोन सेल बनाने वाला जीन में दिक्कत हो चुकी है। कोन सेल जो जीन बनाता है ना, उस जीन के अंदर क्या हो चुकी है? जैसे ही रक्त कारक जो जीन बनाता था उसमें गड़बड़ हुई थी, तो रक्त कारक नहीं बने थे तो हीमोफीलिया हो गया था। ऐसे ही कोन सेल बनाने वाले जीन में गड़बड़ हो जाएगी तो क्या नहीं बनेंगे? कोन सेल नहीं बनेंगे, और गड़बड़ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? बताओ। तो इसकी वंशागति भी सेम टू सेम किसके समान है? हीमोफीलिया के समान। इसकी वंशागति भी सेम टू सेम किसके समान है? किसके समान है बेटा? हीमोफीलिया के समान क्या है? वंशागति। किसकी? वर्णांधता की। मतलब ये भी किसके कारण हो रहा है? अप्रभावी एक्स संलग्न जीन के कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे बोलो, वही नर लिख दो और उधर क्या लिख दो? मादा। अरे है ना, एक्स वाई, एक्स 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 कैपिटल एच, सॉरी इसमें लिख देते हैं, कलर ब्लाइंडनेस है ना, तो कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी। समझ में आया कि नहीं आया? ये मादा कैसी है? अरे ये मादा कैसी है?
ये मादा कैसी है? सामान्य है, लेकिन कैसी है? और ये मादा कैसी है? रोगी या फिर वर्णांध है कि नहीं? अरे बोलो। इसमें दो ही कंडीशन बनेंगी, कैपिटल सी, वाई पे तो मिल ही नहीं रहा। ये मादा, ये नर कैसा है? ये नर कैसा है? और ये नर कैसा है? वर्णांध रोगी है कि नहीं? तो मादा के अंदर तो बहुत कम संभावना है एक्स संलग्न अप्रभावी रोगों की होने की। पूछो कैसे? अगर इस मादा को वर्णांध बनाना है ना, मादा के अंदर एक एक्स तो मम्मी से आता है, तो मम्मी को क्या होना पड़ेगा? वाहक। और बाप को क्या होना पड़ेगा? वर्णांध। भाई दूसरा एक्स कहां से आ रहा है? बाप से। बाप के अंदर तो एक ही एक्स है ना, ये वाला स्मॉल सी बाप से आया और ये वाला स्मॉल सी मां से। तो इसको वर्णांध बनाने के लिए मां को कम से कम वाहक होना पड़ेगा और बाप को क्या होना पड़ेगा? वर्णांध होना पड़ेगा, तब बेटी क्या होगी। तो ये तो बहुत कम संभावना है। मान लो बाप वर्णांध है ना, उसकी वाइफ को भी क्या होना पड़ेगा? वर्णांध या वाहक होना पड़ेगा, तभी बेटी क्या होगी? वर्णांध। अगर वाइफ सही है, भले ही पति क्या है? वर्णांध है, तो बेटी वर्णांध नहीं होगी, क्या होगी? वाहक होगी। लेकिन खुद वर्णांध थोड़ी होती है। अरे बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? लेकिन बेटी में, सॉरी बेटे में, बेटे को वर्णांध करने के लिए केवल स्मॉल सी चाहिए। तो मां वर्णांध है या वाहक है, तो भी बेटा क्या हो सकता है? वर्णांध। क्योंकि बेटे के अंदर स्मॉल सी कहां से आता है? मां से। मां में एक स्मॉल सी आते ही मतलब वाहक होते भी क्या आ जाएगा? मां अगर वाहक है तो भी बेटा क्या हो जाएगा? वर्णांध। तो बेटी के वर्णांध होने की संभावना तो ना के बराबर है। ये मान लो मार्केट में वर्णांध बेटियां मिलती नहीं है, महिलाएं वर्णांध है ही नहीं। तभी तो मैंने लौंडो कहा था, हाँ लौंडो किस किस को रंग नहीं दिखे। लड़कियों की तरफ पूछा क्या मैंने? हाँ लड़कियों किस किस को रंग नहीं पूछा, बताओ, क्योंकि इनको तो रंग दिखते हैं। नहीं दिखते क्या? लड़कियों के बराबर रंग किसको दिखते हैं? सही में ये मतलब एक तो मेजेंडा ब्लू और लाइट ब्लू और अंगार ब्लू दंगार ब्लू, हमारे लिए नीला मतलब नीला होता है। वो हल्का नीला गहरा नीला हो सकता है, नीला नीला है। इनके लिए नीले भी 50 प्रकार के होते बेटा। ये समस्या मार्केट की है। हाँ, तेरे दर्द जो निकले, मैं इन दर्दों को समझ सकता हूँ बेटा, बहुत बढ़िया। अरे बोलो है कि नहीं? हरा भी कई प्रकार का होता है, लाल भी कई प्रकार का होता है, पिंक भी। हाँ, वो मेजेंडा पिंक और जन कौन कौन सा रानी पिंक और बढ़ाना पिंक। हमारे लिए पिंक मतलब पिंक, काला मतलब काला, सफेद मतलब सफेद। ये कौन सा रंग है? हरा। हमें नहीं पता इससे ज्यादा क्या है। क्या है बेटा ये? ये तो कह रही है हरा नहीं, देख सर को पता ही नहीं हरा नहीं है लौंडों के लिए हरा मतलब हरा। अब जन कौन सा हरा है हमें नहीं पता बहुत बढ़िया बेटा। क्या कह रहा है? ये क्या है? आधे आधे लड़के बोल रहे हैं सफेद है साहब लौंडों के कलर। अरे मेरी वाइफ कभी कभी कह देती है कि कलर ब्लाइंड तो नहीं हो आप। मैं कह देता हूँ बीएसएफ में चेक करा के आया हूं, नहीं हूं नाम नहीं आते, कलर तो पहचान में आ रहे हैं, नाम नहीं याद हमें कलर के। तो बेटा ऐसे होता है जीवन में ना, लौंडों के सबके होता है, अगर तुम लड़के हो तो। कई बार लड़के होते हो लड़के नहीं होते, कहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये वर्णांता की कह रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। लिखो बेटा। क्या बेटा? ये वाला मादा में कह रहा है या नर में कह रहा है, पहले ये बता। दोनों में कह रहा है। ये वाहक नहीं होगा क्या? वाहक तो क्या, ये तो बीमारी हो गया। रोग तो फैलाएगा ही फैला, जो बीमार आदमी है वो रोग तो रोग फैलाएगा ही फैलाएगा। वाहक का मतलब है स्वयं रोगी नहीं है, लेकिन अगली पीढ़ी में रोग लेके जा रहा है, वो है वाहक की परिभाषा। ये तो वर्ण, ये तो रोगी हो गया, ये तो फैलाएगा ही फैला, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कर सकता कि भाई अगली पीढ़ी में जेनेटिक रोग है, खुद रोगी है तो अगली पीढ़ी में लेके ही जाएगा। इनको वाहक नहीं कह सकते पर अपन।
बोलो। हाँ भाई, चले क्या? तो बेटा वर्णांतर समझ में आया? तो इसमें एक लाइन लिख लो, रंग विभेदन के लिए कौन की आवश्यकता होती है? लिखो, रंग विभेदन के लिए कौन सेल की आवश्यकता होती है? रंग विभेदन के लिए कौन सेल की आवश्यकता होती है? रंग विभेदन के लिए कौन सेल की आवश्यकता होती है? रंग विभेदन के लिए कौन सेल की आवश्यकता होती है? तथा तथा वर्णांधता की स्थिति में कौन सेल का निर्माण नहीं हो पाता? वर्णांधता की स्थिति में कौन सेल का निर्माण नहीं हो पाता? अब एक क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो, वर्णांध नर एवं सामान्य मादा की शादी होने पर, देखो ये रोग मनुष्यों का है बेटा, है ना? अपने जानवरों में वर्णांधता जैसा कोई रोग की पहचान नहीं हो सकी है ना? ये रोग किसमें मिलता है? मनुष्यों में। भैंस थोड़ी बताएगी मुझे रंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लिखो बेटा, वर्णांध नर एवं सामान्य मादा की शादी होने पर कितने प्रतिशत मादा बच्चे, वर्णांध नर एवं सामान्य मादा की शादी होने पर कितने प्रतिशत मादा बच्चे वर्णांध होंगे? कितने प्रतिशत मादा बच्चे वर्णांध होंगे? कितने प्रतिशत मादा बच्चे वर्णांध होंगे? बताओ, करो सॉल्व करो इसको। बताओ भाई, सारे आंसर निकालो। कितने प्रतिशत मादा बच्चे वर्णांध होंगे? हाँ भाई, 100%, 0%? चलो सॉल्व कर लेते हैं। वर्णांध नर है, क्या है बेटा? मतलब एक्स स्मॉल सी वाई, यही वर्णांध नर होता है। सामान्य मादा मतलब एक्स कैपिटल सी, एक्स कैपिटल सी। भाई अगर ये वाहक भी होती तो वाहक लिखता, सामान्य मतलब ये है, वाहक को सामान्य नहीं लिख सकते, सामान्य वाहक होगा वो। अरे बोलो, तो इसमें कितने प्रकार के युग्मक बन रहे हैं? एक तो ये और एक ये। इसमें कितने प्रकार का? एक प्रकार का। समान है कि नहीं दोनों? जब समान होते हैं तो एक प्रकार का ही लिखते हैं, और जब अलग अलग होते हैं तो दो प्रकार। ये मिला दो, एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी। ये मिला दो, एक्स कैपिटल सी वाई। नर तो सब के सब क्या है? वर्णांत कैसे हो जाएंगे यार? नर क्या है? पूर्ण रूप से सामान्य है कि नहीं? और मादा क्या है? और वाहक क्या होती है? वाहक खुद रोगी। तो मैंने वाहक कहां पूछा जो तुम 100% बता रहे हो? मैंने क्या पूछा? वर्णांध मादा। वर्णांध मादा 0%, लिख दो। वर्णांध मादा कितने? 0%। वाहक मादा
100%। सारी मादाएं क्या होंगी? वाहक। समझ में आया क्या? हाँ हाँ बोलो। एक और कराऊं है? ऐसे पीएमडी क्वेश्चन है, तुम्हारे नहीं आते ऐसे क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं बेटा इनसे। लिखो, वर्णांध नर एवं, यही तो लिखा है मैंने, वर्णांध नर सामान्य मादा। तो ठीक है, एक ही रहने दो, क्यों लिखने हैं ज्यादा। नोट डालो। फीमेल में या रोग नहीं है? फीमेल में रोग है, ये तो होगा, पर बहुत कम होगा। चलें बेटा? वर्णांध नर वर्णांध हो गया ले, और वाहक मादा हो गई ले। ठीक है, कितने कितने प्रकार के युग्मक? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अरे है कि नहीं? इसमें कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? ये कैपिटल सी है ना, ये मिला दो। एक्स स्मॉल सी है, स्मॉल सी, एक्स स्मॉल सी, ये मिला दो। एक्स कैपिटल सी, एक्स स्मॉल सी, ये मिला दो। एक्स स्मॉल सी वाई, ये मिला दो। एक्स कैपिटल सी वाई, ये मादा वर्णांध, ये मादा वाहक, ये नर वर्णांध, ये नर सामान्य। आधे लड़के वर्णांध होते, आधे लड़के सामान्य होते। आधी लड़कियां वर्णांध होती, आधी लड़कियां वाहक होती और सामान्य होती। ठीक है, बच्चे पूछे तो 50% बच्चे वर्णांध हो गए, लड़के पूछे तो 50% लड़के वर्णांध हो गए। अरे बोलो, ऐसे करके निकाल सकते हो। बाकी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, पीएमटी के क्वेश्चन है बेटा। अपने तो गाय भैंसों के इतने क्वेश्चन बन जाते हैं कि वो यहां तक आता ही नहीं है। क्या कर रहा हूं मैं? ये पूरा ही मिटा दिया क्या? लिख लिया ना तुमने ये? चलो बेटा आगे चलते हैं। अब लिखो बेटा आगे, एक चीज बताओ मुझे, एक्स संलग्न लक्षणों की वंशागति की जा, क्वेश्चन है, एक्स संलग्न लक्षणों की वंशागति की जाती है नर द्वारा, मादा द्वारा, दोनों द्वारा? हमें नहीं पता। वापस बोल रहा हूं बेटा, एक्स संलग्न लक्षणों की वंशागति की जाती है, एक्स संलग्न लक्षणों की वंशागति की जाती है नर द्वारा, मादा द्वारा, दोनों द्वारा? हमें नहीं पता। मादा द्वारा कौन कौन है? नर द्वारा कौन कौन है? दोनों द्वारा कौन कौन है? वेरी गुड, किसके द्वारा? दोनों के द्वारा, गधो और उनकी बहन हो। बेटा अभी मैं खाली मादा मादा की बात कर रहा था क्या? नर नर वर्णांध नहीं हो रहा था क्या? है, नर में एक्स गुणसूत्र नहीं होता क्या? जब नर में भी एक्स है, मादा में भी एक्स है, तो वंशागति भी दोनों ही करेंगे ना। फिर लिखो, एक्स संलग्न लक्षणों की वंशागति, एक्स संलग्न लक्षणों की वंशागति, एक्स संलग्न लक्षणों की वंशागति, एक्स संलग्न लक्षणों की वंशागति नर व मादा दोनों द्वारा की जाती है। एक्स संलग्न लक्षणों की वंशागति नर व मादा दोनों द्वारा की जाती है। एक्स संलग्न लक्षणों की वंशागति नर व मादा दोनों द्वारा की जाती है। अब हेडिंग डालो, वाई संलग्न लक्षण। एक्स संलग्न हो गए कि नहीं हो गए बेटा? अब लिखो वाई संलग्न लक्षण, या फिर इसको बोल देंगे वाई संलग्नता। इसकी बताओ, नर के द्वारा, मादा के द्वारा, दोनों द्वारा? केवल कौन करेगा? नर, क्योंकि वाई गुणसूत्र केवल किसमें मिलता है? नर में। देखो इनकी वंशागति केवल, मर गए
देखो इनकी वंशागति केवल द्वारा की जाती है, इनकी वंशागति केवल नर द्वारा की जाती है, इनकी वंशागति केवल नर द्वारा की जाती है। इनकी वंशागति केवल किसके द्वारा की जाती है? नर द्वारा की जाती है। की जाती कि नहीं की जाती बेटा? अगला पॉइंट लिख लो, ऐसे लक्षण जिनके जीन वाई गुणसूत्र पर उपस्थित हों, ऐसे लक्षण जिनके जीन वाई गुणसूत्र पर उपस्थित हों, ऐसे लक्षण जिनके जीन वाई गुणसूत्र पर उपस्थित हों, ऐसे लक्षण जिनके जीन किस पर उपस्थित हों? वाई गुणसूत्र पर उपस्थित हों, ऐसे लक्षण जिनके जीन वाई गुणसूत्र पर उपस्थित हों, वाई संलग्न लक्षण कहलाते हैं, वाई संलग्न लक्षण कहलाते हैं, वाई संलग्न लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? वाई संलग्न लक्षण कहलाते हैं। अब देखो दो एग्जांपल हैं इसके। कितने एग्जांपल हैं? एक तो है बेटा हाइपर ट्राइकोसिस, सुनो एक बार फिर लिखना। एक तो क्या एग्जांपल है? हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस में क्या होता है? कानों एवं शरीर पर बालों की अधिकता। किस पर बेटा? कानों एवं शरीर पर बालों की अधिकता। तुमने देखा होगा कई ताऊ होते हैं अपने कानों पर बाल होते हैं कि नहीं होते? आजकल के चाचा तो काट लेते हैं, ताऊ नहीं काटते तो दिख जाते हैं। अरे होता है कि नहीं होता? अरे बोलो। तो जिनके ऐसे मान लो जिसके बापू के कानों पर बाल हैं, बेटे के कानों पर बाल आएंगे, ऐसा नहीं पैदा होते ही आ जाएंगे, वो 30-35 साल की एज के बाद में कानों पर बाल आने ही आने। ठीक है? क्लियर है? अरे बोलो। क्योंकि ये लक्षण का जीन कहाँ होता है? वाई गुणसूत्र पर। और बापू से बेटे में वाई गुणसूत्र आता है कि नहीं आता? तो जिसके बापू के कानों पर शरीर पर बाल ज्यादा है, उनके बेटे के भी कानों पर, और शरीर पर देखो गारंटी नहीं है, लेकिन कानों पे बाल जिसके हैं उसके बेटे के भी कानों के बाल एक उम्र के बाद में आने ही आने। क्लियर है? क्योंकि ये लक्षण कैसा है? वाई संलग्न लक्षण है। शरीर पर अधिकता भी हाइपरट्राइकोसिस की श्रेणी में ही आती है। अनिल कपूर आपने देखा होगा। अरे बोलो। वो वाली कैटेगरी है बेटा हाइपरट्राइकोसिस। रीच कह देते हैं आजकल अपने, रीच है या तो। अरे बोलो। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपरट्राइकोसिस। तो ये वाई संलग्न है बेटा। ऐसा नहीं कि बापू के तो बेटी के भी कानों पे बाल आएंगे, नहीं। बेटी के क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि बेटी में बापू से क्या आता है? एक्स गुणसूत्र। और बापू के कौन से गुणसूत्र पर इसका जीन है? वाई पर। तो बेटी में वाई आ ही नहीं रहा, तो इसका जीन आएगा क्या बेटी में? नहीं आएगा। दूसरा क्या है बेटा? टीडीएफ। टीडीएफ का मतलब क्या होता है? टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर। क्या होता है बेटा? टेस्टीज डिटरमाइनिंग फैक्टर, हिंदी में वृषण निर्धारक कारक। क्या है? वृषण निर्धारक कारक। ठीक है? ये किस कैटेगरी में आ गया? टीडीएफ में। क्या हो गया बेटा? ये टीडीएफ। लिखो क्या करता है? ये वृषणों का निर्धारण करता है। ये भी किस पे बेटा? वाई गुणसूत्र पर होता है इसका जीन।
लिख लिया? क्या कह रहा है बेटा? क्या बेटा? टीडीएफ क्या होता है? जीन है बेटा। टेस्टी जैसे नाम से समझ में आ रहा है, वृषण का निर्धारण करने वाला जीन है ये। किसका? वृषणों का, है ना? अरे बोलो, प्राथमिक नर जननांग क्या है? वृषण। इनका निर्धारण करने वाला जीन क्या हो गया? टीडीएफ। इसका ये जीन भी कहां उपस्थित होता है? ये जीन भी कहां होता है? अरे कहां होता है? वाई पर। ठीक है, अब लिखो लिंग सहलग्न लक्षणों के कुछ अन्य उदाहरण। लिंग सहलग्न लक्षणों के कुछ अन्य उदाहरण। बात मत करे। लिंग सहलग्न लक्षणों के कुछ अन्य उदाहरण। घोड़े में क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, घोड़े में क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। मुर्गी में ब्रूडीनेस। और अगला है मुर्गियों में पंखों का आना। चले क्या? सुनो भाई, ये अन्य उदाहरण मतलब एक्स और वाई के अपन ने दो दो उदाहरण देख लिए। एक्स के क्या देखे थे? हिमोफीलिया और वर्णांधता। वाई के दो देख लिए, हाइपरट्राइकोसिस और टीडीएफ। ये अन्य उदाहरण में एक्स वाई से अलग आपको याद रखने, लेकिन ये किसके उदाहरण है? लिंग सहलग्नता के। लिंग सहलग्नता ही तो चल रही है इसमें। घोड़े में क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है बेटा? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। हाँ देखो, स्तनधारियों में क्या होता, सुन ले, स्तनधारियों में क्या होता है बेटा कि जन्म से पूर्व जो वृषण है, भ्रूणीय अवस्था में या मैं बोलूं गर्भ की स्थिति में, जो वृषण है वो कहां रहते हैं बेटा? उदर गुहा में। जन्म से पूर्व उनको उदर गुहा से स्क्रोटम या फिर वृषण कोष के अंदर आना होता है ना? इनको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑफ टेस्टीज। सॉरी, क्या बोलते हैं इनको? डिसेंडिंग ऑफ टेस्टीज। ये होना सामान्य है। अगर ये हो गया तो उसमें जन्म के बाद में सारा जो लैंगिक क्रियाएं हैं, युग्मक जनन है, वो सब आराम से बाद में नॉर्मल होगा। अगर किसी दिक्कत से क्या ना हो, डिसेंडिंग ऑफ टेस्टीज ना हो, मतलब उदर गुहा से वृषण कोष के अंदर टेस्टीज या वृषण नहीं आ पाते हैं किन्हीं कारणों से, तो अब उसमें क्या होगा? तापमान नियंत्रण। भले ही वृषण सही है लेकिन तापमान नियंत्रण नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? क्योंकि बेटा वृषण कोष में ताप नियंत्रण के लिए रहते हैं। बॉडी के टेम्परेचर से 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर इनमें कम होना चाहिए, इसीलिए शरीर से क्या रहते हैं? ये दूर रहते हैं। शरीर के अंदर रहेंगे तो शरीर के तापमान के बराबर इनका तापमान हो जाएगा, इसीलिए शरीर से क्या रहते हैं? दूर। इसीलिए गर्मियों में और दूर चले जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में अगर पास रहेंगे तो और हीटिंग हो जाए। ऐसे क्या रहा है? प्रैक्टिकल चीज है ये तो। देखी नहीं क्या कभी? देख लेना बेटा कि सांड के पास खड़ा हो जाना गर्मियों में, सर्दी के पास सर्दी में खड़ा हो जाना, पता चल जाए। तो लीचड़े डिप्लोमा कर लिया, 12वीं कर ली, अभी है 8वीं क्लास के बालक नहीं हंसते। ओ माय गॉड, वृषण बोल दिया सर ने। बेटा बॉडी तो कास्टेटर भी लेना पड़ेगा, पकड़ के कास्टेशन भी करना पड़ेगा। ऐसे क्या कर रहा है यार? किया है? मजा आया कि नहीं आया? और सुनेगा? अब हंसना मत बेटा मेरे सामने तो यार, नीचो। सर ने वृषण, ओ वृषण, ओ माय गॉड है। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। तो हाँ, तुझे भी मजा आ रहा है? इस घर मैंने भी एक बार, तो बेटा वो और देना पड़ता है, वो थोड़ा खतरनाक हो तो जैलाजीन और दे के करना पड़ता है। अभी मैंने कभी करके ही आया था मैं 2-3 दिन पहले।
1 ml जाइलाजीन देके कास्ट्रेशन और क्या बोर्डिजो से क्योंकि ये पेनफुल क्रिया है ये। जब एक बार बॉल बॉल लग जाती है तो पता चलता है ना बेटा कितना पेन होता है ना। प्रोटेक्शन पहने जाते हैं, हंसने की बात नहीं है, नॉर्मल चीज है। पेनफुल क्रिया है तो इसमें जाइलाजीन भी देना पड़ता है कई बार, नहीं तो वो बेहोशी भी आ जाती है, जानवर बहुत ज्यादा परेशान होता है। देना चाहिए जाइलाजीन दे के आप बोर्डिजो से कर दो। बाकी बकरे में तो कहाँ है, करा देते हैं उससे बिना कौन लगाएगा जाइलाजीन, है ना बेटा, करना पड़ेगा। एलएसए का तो काम हो रहा है, ध्यान रखना। ओपन मेथड से जो बोर्डिजो कास्ट्रेशन वाला है, कास्ट्रेशन काम है ये। कितने काम है एलएसए के? मुख्य मुख्य प्राथमिक उपचार, मेन ट्रीटमेंट काम नहीं है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आता है ये, करते सारा है भले ही पर है नहीं। तो प्राथमिक उपचार, वैक्सीनेशन, एआई और कास्ट्रेशन, ये 4 काम है मुख्य मुख्य किसके बेटा? एलएसए के। बाकी पर्ची बनाने का भी अधिकार एलएसए को नहीं है, बनाते हैं ठीक है। सब सेंटर में भी अगर पर्ची होगी तो नीचे साइन किसके? पशु चिकित्सक के ही होते हैं। जिसके अंडर में सब सेंटर आता होगा उसके होने चाहिए, पर होते नहीं है, सब सेंटर वाला ही करता है, कोई दिक्कत नहीं है, करता है इसमें। लेकिन अगर अपन संविधान की बात करें, एलएसए का और वेटनरी का, डॉक्टर का क्या संविधान है, उस संविधान के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए एलएसए के क्या कार्य है, पशुधन सहायक के क्या कार्य होते हैं, है ना। अभी निरीक्षक अभी तक का ये नाम हुआ नहीं है। जो ये लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का कई लोग हो रहा था, होते होते रह गया, पता नहीं क्या एसोसिएशन की आपस में गड़बड़ी हुई थी, क्या हुआ था, होते होते रह गया था, कहीं ये अटका हुआ है, फाइनल टच नहीं हुआ है अभी तक, है ना। तो भर्ती भी किस नाम से आएगी आपकी? पशुधन सहायक के नाम से ही आएगी। तो क्या कह रहा था बेटा मैं? हाँ, तो ये समझ में आ गया। घोड़े में क्या नहीं उतर पा रहे बेटा? उधर गवा से टेस्टीज नहीं आ पाए। मुर्गी में ब्रूडीनेस, ब्रूडिंग क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना बेटा, मुर्गी के द्वारा अंडा देना उसको बोलते हैं एग लेइंग या ओवी पोजीशन, ठीक है। फिर 21 दिन का होता है इंक्यूबेशन पीरियड, उसमें मुर्गी उसके ऊपर बैठती है। इस क्रिया को बोलते हैं इंक्यूबेशन, या फिर अंडे को सेना, हिंदी में इंक्यूबेशन बोलते हैं। 21वें दिन अंदर से चूजा चोंच मार के बाहर आ जाता है, इसको बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं? फिर चूजे का 4 से 6 वीक तक ध्यान रखना उसके तापमान का, मुर्गी बैठ जाती है ना उसके ऊपर, उसको बोलते हैं ब्रूडिंग। मुर्गी नहीं हमारे पास तो हम चूजे उठा के लाते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, बल्ब जलाते हैं, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? ब्रूडिंग, है ना। आर्टिफिशियल ब्रूडर बनाते हैं अपन, आर्टिफिशियल ब्रूडिंग करते हैं अपन, बल्ब जला देते हैं, लट्टू जला देते हैं, उससे 60 वाट का बल्ब लगा देते हैं और पेरी फेरी में चूजों को इकट्ठा, चूजे उसके नीचे मजा आ रहा है, तो वो उससे ताप नियंत्रण कर लेते हैं। क्योंकि चूजों में ताप नियंत्रण, चूजे क्या पक्षियों में ताप नियंत्रण की बहुत अच्छी में वो नहीं होती है क्रिया, पक्षियों को बड़ी, अपन तो कर लेते हैं स्तनधारी तो ताप नियंत्रण, है ना। लेकिन सर्दी गर्मी का बहुत ज्यादा फर्क किस पे पड़ता है? पक्षियों पर। आप देखते हो अचानक से जब मौसम बदलता है, सर्दी ज्यादा आ जाती है, तो अपने को कई पक्षी मृत मिल जाते हैं उनमें, क्योंकि जो प्रोसेस है ताप नियंत्रण की वो बहुत अच्छी नहीं है। और अपने पक्षी, आपको एक चीज और है, वो इससे वातावरण को डिटेक्ट करने की उनमें क्षमता होती है, उसके हिसाब से वो अपनी डायरेक्शन भी तय कर लेते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से उड़ के भरतपुरी क्यों पहुंचता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसी तकनीक अपने अंदर है क्या? वो वातावरण में एयर और इन सारी चीजों को पहचान के आगे बढ़ने की उसमें क्षमता होती है, और वो वहीं पहुंचता है। क्योंकि रसिया के अंदर सर्दियों में क्या हो जाता है? बर्फ जम जाती है कि नहीं जम जाती? भयंकर टेम्परेचर डाउन चला जाता है, -20-30 तक, तो वहां सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है पक्षियों के लिए। फिर वो कहाँ आते हैं? बता रहा ना, ताप नियंत्रण की क्रिया क्या होती है इसमें अच्छी नहीं होती, तो तापमान नियंत्रित करने के लिए वो कहाँ आते हैं? फिर भरतपुर में, सर्दियों में ही आते हैं। लेकिन सर्दियों में इतनी सर्दी थोड़ी हमारे यहाँ, 10-15-20 डिग्री का टेम्परेचर रहता ही नहीं रहता, तो रसिया के आगे कोई सर्दी थोड़ी है, वहां तो जम जाए आदमी अगर नंगा खड़ा हो जाए तो। बोलो राधे राधे समझ में आया कि नहीं आया? ब्लड जम जाए, मैं मजाक नहीं कर रहा, बॉडी के अंदर ब्लड बहना रुक जाए अगर वो ढंग से, अगर वो कपड़े वपड़े और पूरे वो तरीके से नहीं रहे तो। क्लियर है? बहुत सारी कोटिंग्स लेनी पड़ती है, थर्मल कोटिंग्स, तब और बिना कपड़ों के वास्तव में जम जाए खून, इतना भयंकर। -20 यार कोई टेम्परेचर है क्या? समझ को एक बार सोच के देखो, -20, अपन 20 पे 15 पे 10 पे आगे तो ओ माई गॉड, आज तो बहुत सर्दी है, आग जला लो, अरे है कि नहीं? तो वो यहाँ उड़ के आ जाते हैं और यहाँ पे अपनी क्या करते हैं? ब्रीडिंग करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को लेके वापस साइबेरिया चले जाते हैं। तो सोचो कितनी अच्छी क्षमता है उनके अंदर डायरेक्शन को पहचानने की। यही गूगल मैप थोड़ी है उनके पास, अरे बोलो, अरे है क्या? सुंदर पिचाई ने गूगल मैप दे रखा है उनको भी, लो आप देख देख के आ जाना। तो आजकल क्या है, ये 5G 4G ये सब रेडिएशन फैली हुई है वातावरण में, इनसे कंफ्यूज हो जाते हैं पक्षी। वो एक बर्डमैन, वो मूवी भी आई थी, बर्डमैन था वो, कौन सी आई थी? रोबोट 2 आई थी जो, तो उसमें सही दिखाया गया है ये पक्षियों के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है।
ये जो रेडिएशन, वातावरण, पॉल्यूशन, सबसे पहले बेचारे पक्षी अफेक्ट होते हैं, इससे ध्यान रखना। अपने ऊपर प्रभाव बाद में आता है। सबसे ज्यादा अफेक्ट पॉल्यूशन और रेडिएशन किसको कर रही है आज की डेट में? पक्षियों को ही कर रही है। आपने देखा होगा कहाँ है पक्षी, है ना? जयपुर जैसे शहर में तो आपको ढूंढने से चिड़िया नहीं मिलेगी, कबूतर जरूर मिल जाएगा। कबूतर शहरों के लिए अडप्ट हो चुका है, इसलिए शहरों के धुएं मुएं में। बाकी जो नॉर्मल चिड़ियाएं थी वो क्या हो चुकी हैं? जयपुर जैसे शहर में आपको मोर, चिड़िया, जो स्पैरो वेस्पैरो है, कहीं देखने दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। एक बार कोयल गूंज जाए तो ये ऐसे हो जाते, ओ माय गॉड कोयल। होते कि नहीं होते? हमने देखी नहीं कभी कोयल। ये हाल हो जाता है कि नहीं हो जाता बेटा? बोलो। शहरों वालों क्या पता चिड़िया की और कोयल की क्या कुकाहट होती है। अपने तो डेली सुबह सुबह गाँव में आती है कि नहीं आती? अरे बोलो। हाँ, क्या कह रहा है बेटा? बागला, कागला। हाँ, कागला ये तो बीकानेर में। कागले ही बच्चे हैं वहां तेरे जैसे। कागला तो बेटा, हाँ कागले। तो समझ में आया कि नहीं आया? ये ब्रूडीनेस क्या हो गई? मुर्गियों के अंदर ब्रूडिंग करने, खुद मुर्गियां बैठती हैं चूजों के अंदर, इसको ब्रूडीनेस कहते हैं। पंखों का ना है ये। एग्जांपल लिख दो बेटा। हैं? मानव में क्या कह रहा है? मानव में क्रिप्टोऑर्किडिज्म हो जाता है, क्यों नहीं होगा? लेकिन घोड़े में, अपने जानवरों में सबसे ज्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है? घोड़े। चलो लिखो, ये एग्जांपल लिख लिए। चलो अब लिखो बेटा, लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति के प्रकार। लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति के प्रकार। एक तो होता है क्रिस क्रॉस वंशागति, और एक होता है नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति। कौन सी वंशागति बेटा? क्रिस क्रॉस वंशागति और नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति। इधर ध्यान दो, लिखना बंद करो, इधर आओ बेटा। कौन कौन सी है? क्रिस क्रॉस वंशागति और नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति। जो क्रिस क्रॉस वंशागति का मतलब होता है ये, क्या होता है? ये। और नॉन क्रिस क्रॉस का होता है ये। ये क्या कर दिया मैंने? देखो, जब लिंग संलग्न जीन एक लिंग से दूसरे लिंग में, दूसरे से पहले में, पहले से दूसरे में, है ना, चले, मतलब नर से मादा में, मादा से नर में, मादा से नर में, नर से मादा में, नर से मादा में, मादा से नर में, ऐसे अगर कोई जीन जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन क्रिस्कोस में क्या होगा? नर से नर में, नर से नर में, नर से नर में, नर से नर में, या मादा से मादा में, मादा से मादा में, मादा से मादा में। इस प्रकार की वंशागति क्या है बेटा? नॉन क्रिस्कोस। तो अपन क्या बोलेंगे कि लिंग संलग्न जीन की वंशागति किसमें होती है? किसमें होती है बेटा? नर से मादा, मादा से, ये नहीं लिखना, दोनों लिंगों में होती है। अब तुझे क्या पता नर से मादा में हो रही है, मादा से नर में हो रही है? अभी एक बार किसमें लिखेंगे बेटा? दोनों लिंगों में होती है। और इसमें क्या लिखेंगे? जीन की वंशागति केवल किसमें होती है? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। इसे कहते हैं बोतल तोड़ परफॉर्मेंस। जीन की वंशागति केवल किसमें होती है? केवल एक लिंग में होती है कि नहीं होती? अरे बोलो, इधर ध्यान दो, लिखो मत लीचड़ो। ओए, क्या कहां जाएगा लिख के? कितने लिंग में? इसमें दोनों लिंग में, इसमें दोनों के लिए एक वर्ड लिख दूं, डाया। ये दो प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का होता है? ये भी कितने प्रकार का होता है? दो लिंग है इसमें, इसमें एक लिंग है। इसमें कितना लिंग है? और इसमें कितना लिंग है? तो दो के लिए क्या लिख दूं? डाया, 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 डाया लिख दिया। एक है कि नहीं? एक के लिए क्या लिख दूं? होलो, होलो। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? होलो, होलो, बोलो, आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया। अब सुनना बेटा, अगर मुख्य मादा है, देखो, नर से मादा, मादा से बीच में कौन आया? कोई जीन नर से किस में आया? मादा से किस में गया?
तो बीच वाली जनरेशन में कौन है? तो मुख्य अपन किसको मानेंगे? मादा को। बीच में मादा है साहब, तो किसको मुख्य माना जाएगा? गायनेकोलॉजी किसके लिए आता है? मादा के लिए। गायनी से एक वर्ड आ गया जेनिक, जी से जेनिक। जेनिक किसके लिए आता है? मादा के लिए। तो इसको बोल देंगे डायाजेनिक। हो। क्या बोलेंगे? डायाजेनिक। हो। ऐसे ही बीच में अगर नर आ गया, मादा से नर, नर से मादा, बीच में कौन है? मादा से नर से बीच में कौन है? तो नर के लिए आता है बेटा एंड्रिक। एंड्रोलॉजी पढ़ते हो? तो डाया एंड्रिक, बीच में कौन आएगा? नर। डायाजेनिक, बीच में कौन आएगा? होलो मतलब एक ही लिंग चलेगा। होलोजेनिक क्या होगा? मादा से मादा, मादा से मादा, मादा से मादा, मादा से मादा, होलोजेनिक। होलो एंड्रिक क्या होगा? नर से नर, नर से नर, नर से नर, नर से नर। समझ में आ गया? कर दोगे क्वेश्चन? डाया मतलब दो लिंगे, जेनिक मतलब बीच में, डाया मतलब दो लिंगे, एंड्रिक मतलब बीच में, होलो मतलब एक लिंगे, मतलब मादा मादा मादा, जेनिक। होलो मतलब एक लिंग, एंड्रिक मतलब नर 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 नर। अरे बोलो ना ओ आ। ये देखो, ये देखना बेटा, फादर क्या है बेटा? फादर। फादर से किस में आया? मदर। फादर की बेटी होगी, मदर में क्यों जाएगा? उल्टा जीन भेज रहे हो। बाप मतलब बेटे से माँ में जीन चला जाएगा? माँ से बेटे में आता सुना, बेटे से बेटी में जाता सुना, उल्टा जीन कैसे जाएगा भाई? फादर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंडसन, बीच में कौन आई? ऐसे ही कौन आएगी? मदर। मदर से भी किस में आया? सन से किस में गया? ग्रैंड डॉटर। अरे है ना, बीच में कौन आया? बीच में कौन आई? इसमें मदर कौन है? मदर। मदर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड डॉटर, इसमें फादर, फादर से सन, सन से ग्रैंडसन। बोलो, नर से न न न न, मादा से मादा, मादा से मादा, मादा से मादा से बीच में कौन है? बीच में कौन है? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? बोलो। तुम्हें बोल दे कि अगर कोई जीन बाप से बेटी तथा बेटी से पोते में जाता है है ना, ग्रैंडसन में जाता है, तो इस प्रकार की वंशागति क्या कहलाएगी? अगर कोई जीन माता से बेटी, बेटी से पड़पेटी में जाएगा तो क्या कहलाएगा? बोलो। अगर कोई जीन माता से बेटी एवं बेटी से पोती में जाएगा तो ये, बोलो। अगर कोई जीन नर से मतलब पिता से बेटे में, बेटे से पोते में जाएगा तो, बोलो राधे राधे। लिख दो।